हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक ये मान लीजिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है आपकी ईवीएस एनसीईआरटी की। आज की वीडियो के अंदर आपकी सारी एनसीईआरटी इस महामैराथन वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। देखिए, आज की महामैराथन क्लास के अंदर मैंने वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए क्या क्या चीज रखी हुई है, उसके बाद मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा। देखिए, उसको ध्यान से सुनते जाना। जितने भी मेरे जो नोट्स है, मेरे जो मैंने अपनी सीटेट के नोट्स बनाए हैं, उसमें जो भी एनसीईआरटी किताबों का कंटेंट है, मुझे नहीं लगता आज तक किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या किसी यूट्यूब चैनल पर आपको इतनी एनसीईआरटी किसी ने दी होगी जो आज मैं महामैराथन क्लास में आपको देने वाला हूं। सारा अपने नोट्स का एनसीईआरटी का निचोड़ आज की महामैराथन क्लास में मैं आपको दे दूंगा। उसके साथ कुछ डिफरेंट टाइप के टॉपिक वो भी आज महामैराथन क्लास में आपको दे दूंगा। जैसे 2018 में जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, अलग से पूछे गए थे। तो इस महामैराथन क्लास में आपको सारा एनसीईआरटी का कंटेंट, कुछ डिफरेंट टाइप के टॉपिक ए टू जेड सभी मिल जाएंगे। और देखिए, मैं पूरे विश्वास के साथ ये वाली बात बोलता हूं कि अगर आपने ये वाली महामैराथन क्लास कर ली तो उसके बाद आपको एनसीईआरटी बिल्कुल भी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी एनसीईआरटी मैं आज आपको देने वाला हूं वीडियो के अंदर उतनी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो पूरी एनसीईआरटी आज मैं आपकी खत्म करा दूंगा। इससे बाहर आपका एनसीईआरटी का पेपर नहीं जाएगा, जो आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है 31 जनवरी को। ये पूरी एनसीईआरटी आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, कोई पॉइंट नहीं बचेगा। ठीक है। और साथ ही बच्चों का कुछ ये भी बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि सर बहुत डर लग रहा है, एग्जाम नजदीक आ गया है, 31 जनवरी को हमारा सीटेट का एग्जाम है। देखो, एक बात बताओ, डर तो स्वाभाविक है, हर किसी में होता है। जब मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था मुझे भी डर लगा था। जब सीटेट पास करने के बाद जो गवर्नमेंट एग्जाम मैंने क्रैक किए थे तब भी मुझको डर लगता था। तो डर तो स्वाभाविक है, लेकिन डरो मत। ठीक है, लास्ट के दिन पूरा एफर्ट लगा दो, पूरी मेहनत लगा दो, और जो ये सीटेट का एग्जाम है देख लेना, आप 100% पास करोगे इस एग्जाम को। ठीक है, तो इसलिए डरो मत, मेहनत करो, तैयारी करो। मैं आप लोगों के साथ रहूंगा आपके 31 तारीख तक, तो बेफिक्र रहिए। और ये वाली महामैराथन क्लास सिर्फ आपको ये देखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि इतनी एनसीईआरटी मैं आज आपको देने वाला हूं इस क्लास के माध्यम से। इतनी एनसीईआरटी आपने आज तक नहीं पढ़ी होगी कहीं पर भी। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं ठीक हूं एंड आई होप आप लोग भी सब ठीक होंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज आपकी ईवीएस एनसीईआरटी सारी खत्म हो जाएगी, सारे अपने नोट्स का निचोड़, और उसके अलावा डिफरेंट टाइप के टॉपिक भी मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद आपकी सोशल साइंस यानी एसएसटी और साइंस की एनसीईआरटी भी मैं आपको जल्दी दूंगा। और आपकी 2 मैराथन क्लास बची हुई है, आपकी संस्कृत की और आपकी इंग्लिश की, ये भी मैं जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बात करते हैं अब एनसीईआरटी की, महामैराथन की। बात करते हैं कि एक टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक आपका इग्लू। इग्लू को देखते हैं कि बर्फ के घर टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, जो आपका टुंड्रा प्रदेश है ये आपका साइबेरिया में। ये घर एस्किमो प्रजाति द्वारा बनाए जाते हैं और इन घरों को इग्लू कहा जाता है। देखो, ये जो घर बना हुआ है ना, ये आपका इग्लू है। अब इसके अंदर एक चीज और ध्यान देने लायक बात है, जब इस इग्लू के अंदर लोग जाते हैं, ऐसे रेंगते हुए जाते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर जो आदमी की खुद की हीट होती है, जो खुद की गर्मी होती है, वो इस इग्लू के अंदर जो है गर्मी बनाए रखती है, तो इसके अंदर सर्दी नहीं लगती। ठीक है, तो ये होता है इग्लू, जिनको कहा जाता है बर्फ के घर, और ये बनाती है एस्किमो प्रजाति। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट आपका कृषि, जो आपकी एनसीईआरटी से मैंने उठाया हुआ है। अब देखो, कृषि के बारे में सारी महत्वपूर्ण बातें आप लोग पढ़िए कि कृषि एक प्राथमिक प्रक्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में इन्वॉल्व यानी संलग्न है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। आगे बढ़ते हैं। जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है उसे कृषिगत भूमि कहते हैं। और देखते हैं कृषि के बारे में, सारी कृषि कंप्लीट हो जाएगी आपकी जो एनसीईआरटी में दी हुई है। एक ही प्रकार की फसल उगाने से और कई केमिकल्स को यूज करने से जमीन बंजर हो जाती है, ये आपके सीटेट में भी पूछा गया था। आगे देखते हैं। एग्रीकल्चर यानी कृषि करने को एग्रीकल्चर बोलते हैं, कि मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आपका सेरिकल्चर, रेशम उत्पादन को कहा जाता है सेरिकल्चर, कि रेशम के कीटों का वाणिज्य पालन। यह कृषक यानी किसान की आय में पूरक हो सकता है, उसकी इनकम बढ़ाने में महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला है आपका मत्स्य पालन यानी मछली पालन, जिसको कहा जाता है पीसीकल्चर। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन, तालाबों के अंदर देखते हैं ना मछली पालते हैं, तो उसको कहा जाता है पीसीकल्चर। बिजनेस के लिए काम किया जाता है बेसिकली। उसके बाद अगला द्राक्षा कृषि, जिसको कहा जाता है विटिकल्चर, अंगूरों की खेती को कहा जाता है इसको। उसके बाद आपकी उद्यान कृषि, जिसको कहा जाता है हॉर्टिकल्चर, कि वाणिज्यिक उद्योग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना, ये कहा जाता है आपका हॉर्टिकल्चर। सारी कृषि मैंने आज आपको कंप्लीट करा दी। अब बात करते हैं आपके बीज की। बीज से कई क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, देखते हैं इनको।
कि बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी। आगे पौधे खुद भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपककर तथा पानी के जरिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। और पढ़ते हैं बीज के बारे में। ये देखिए कि सोयाबीन की फलियां पककर फट जाती है, उसमें से बीज बाहर निकल आते हैं। काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि बीज होते हैं। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज होता है। ये आपकी सीटेट में भी आया था। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। कपड़े में बांधा हुआ बीज पानी में भिगोए हुए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है। रात के टाइम देखा है ना, कुछ घरों में करते हैं, काले चने को उबाल ले मिट्टी के उसके कपड़े के अंदर रख लेते हैं तो सुबह वो बहुत जल्दी अंकुरित हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम हो जाता है। आगे देखते हैं बीज के बारे में और चीजें। यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उनमें से आधे अंकुरित हो जाए और आधे नहीं हो तो इसका क्या कारण है, इसका क्या वजह है? बीज क्षतिग्रस्त थे यानी बेकार थे, या बीज बीच में से टूट गए होंगे, या फिर बीज में कीड़े लग गए होंगे। ये आपका पूरा बीज कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं आपकी सब्जियों की। आपकी सब्जियां पूछी जाती है सीटेट के एग्जाम में कि अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती है और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती है। लोहा यानी आयरन गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। ठीक है, अब आगे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, एक बीमारी का नाम पूछूंगा, उसमें डॉक्टर रिकमेंड करता है ये वाली चीजें, ये वाली सब्जियां और ये वाले मिनरल्स वगैरह। ठीक है, तो ये आपके सीटेट में कई बार रिपीट हुआ है। आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं पूछूंगा। आगे देखते हैं, विदेश से आने वाली सब्जियों के बारे में पता करते हैं। यहां से एक नंबर की कोई ना कोई पूछ लेता है। हरी मिर्च, टमाटर, आलू ये आए थे आपके साउथ अमेरिका से। गोभी और मटर आई थी यूरोप से। कॉफी, बीन्स और भिंडी आई थी अफ्रीका से। और सोयाबीन आई थी चीन से। इनको कर लेना, कोई सा ना कोई सा एक नंबर का आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, वेरी गुड। एनीमिया बताया उस बच्चे ने आंसर, तो बिल्कुल सही बताया एनीमिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अगला आपका पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं। पहला आपका जड़, जिसके अंदर कौन कौन सी जड़ होती है? मूली, गाजर और चुकंदर। अगला तना, तने के अंदर होती है आलू, प्याज और अदरक। अच्छा, इसके अंदर एक बात और देख लो, ये बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर जैसे तने होते हैं आलू, प्याज और अदरक हमको याद नहीं होते, तो इसके लिए कोई क्या करे, याद कैसे हो जाए? तो एक ट्रिक बताता हूं आपको। जो तने वाली फसलें होती है ना, उसके लिए एक ट्रिक होती है, चाहे तो आप लोग इसको लिख सकते हो। ट्रिक का नाम है भाई हद कर दी आपने। आप कहोगे सर ये क्या ट्रिक हुई? भाई ये आपकी ट्रिक है, हद कर दी आपने। हद कर दिया आपने का मतलब है, इसका मतलब है आपका हल्दी, करने का मतलब है आपका केसर। ठीक है, डी का मतलब है आपका अदरक, आपने का मतलब आ में आपका आलू, और पा का मतलब है आपका प्याज। तो हद कर दिया आपने, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये आपकी तनों के सारे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, जड़ का भी देख लो, अगर आप लोग जड़ की भी ट्रिक देखना चाहते हो तो उसको भी लिख लो आप लोग। जड़ की ट्रिक आपकी कि गामू ने इसको देख लो, गामू ने चूसा सलजम, ये ट्रिक है। अब देखो इसके अंदर ट्रिक कैसी है। गामू यानी गा का मतलब होता है आपका गाजर, मुंह का मतलब होता है आपका मूली। यहां तक आप लोग समझ गए। चूसा के अंदर चू का मतलब होता है आपका चुकंदर, ये आपका लिखा हुआ है। सा का मतलब होता है सलजम, इसको लिख लो। सा का मतलब होता है शकरकंद। ठीक है, शकरकंद होता है, ये लिख लिया। और सलजम आपकी होती है। देखो जड़ आपके कंप्लीट हो गए, तन आपके कंप्लीट हो गए, और ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बता दिया, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे ये वाली ट्रिक से। ठीक है, आगे देखते हैं पत्तियां किन किन के हैं। धनिया, पत्ती गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता। बीज चना, बाजरा, सरसों, गेहूं और धान। फूल होते हैं सहजन, केला, कचनार। फली होती है मटर की। देखो मैंने सारी आपको बता दी, इनमें से कोई ना कोई एक नंबर का आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, सभी को कर लेना। इन दो के अंदर जो मैंने ट्रिक बताई है, इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग कर लेना। ठीक है, और आप लोगों के बहुत हंसी के कमेंट भी आ रहे हैं जो मैंने ट्रिक बताई है। ये बेसिकली ट्रिक होती इसलिए ताकि ये जल्दी से याद हो जाए, और हंसी वाली तो होती है। आगे देखते हैं, क्रोटोन पौधे के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होता है। क्रोटोन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं। क्रोटोन पौधे की जड़ जमीन में ज्यादा गहरी नहीं जाती। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लग जाती है और झड़ने लगती है, जिसे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है, तो एक प्रकार का सिग्नल होता है। देखो बेसिकली एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इसको आप बारीकी से समझिए। क्वेश्चन एग्जामिनर आपको दे देगा क्रोटोन पौधे, फिर उसका आगे स्लैश मारकर नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देगा। अगर आपको क्रोटोन पौधे के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल में चीजें पता हो तो 3 ऑप्शन आपको सही देगा, तीनों को आप पहचान जाओगे और गलत वालों को देखते गलत कर दोगे। इसलिए आज की वीडियो के अंदर जितनी भी चीज आपको बता रहा हूं उनको आपको डिटेल में पढ़नी है, तभी आप अच्छे तरीके से उसको कर पाओगे। और आज की वीडियो देखने के बाद आपको एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, पूरा एनसीईआरटी का कवर करा दूंगा। जो आपके पेपर में आपको एनसीईआरटी आएगी ना, वो आपकी इस वीडियो से आएगी जो आज मैं आपके लिए कराने वाला हूं। ठीक है,
तो ये आपका क्रोटोन पौधे हो गए। बेसिकली समझ गए आप लोग, ये सिग्नल देते हैं, पता करते हैं कि जो जमीन होती है, भूमि होती है, वो बंजर है या उपजाऊ है। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं घास के ऊपर। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है, इन्हें खुरपी से खोदकर निकाला जा सकता है। जड़ें पौधों को सहारा देती है तथा जल तथा खनिजों को अवशोषित करती है। जिस मैदान में 1 टिन बीज बोए जाते हैं उसे 1 टिन जमीन बोलते हैं। आपका घास का जो मैटर था कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट। कुड़ुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है और कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में स्थानीय खेती करने का रिवाज है। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। इन्हें निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद और पानी ये ही ले लेंगी और फसल कम हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। यहां से आपके बनते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं कि पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री है। जल एवं खनिज यानी जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके जो जल और खनिज है ये पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। आगे देखते हैं, पत्तियों में एक हरा वर्णक यानी पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। और जो पत्तियों का रंग जो हरा होता है ना, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, तो जो पत्तियों का रंग हरा होता है वो किसकी वजह से होता है? वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। आगे देखते हैं इसी के बारे में और पूरे प्रोसेस को। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण यानी स्टोरेज करने में पत्ती की हेल्प करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आप लोग समझ गए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी होता है। तो भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए आपका जरूरी होता है जल, उसके अलावा जरूरी होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होती है, उसके अलावा क्लोरोफिल जरूरी होता है और सूरज का प्रकाश जरूरी होता है। ये चीज होती है आपके प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी। ठीक है, आगे देखते हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद के रूप में संचित हो जाती है। यह आपका कंप्लीट हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण। आगे देखते हैं, अगला पौधा है आपका निफेंथिस का पौधा। इसके बारे में पढ़ते हैं। निफेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये आपका बहुत बार सीटेट के अंदर रिपीट हुआ है। अगर दूसरे देशों की बात करें तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, और भारत की बात करेंगे तो मेघालय में, कहीं पर भी कभी कभी मिजोरम भी देखने को मिल जाता है, वरना आप लोग मेघालय लगाना। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसे दिखता है, ये आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पर लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती का एक ढक्कन लगा होता है। ये रहा पत्ती का ढक्कन, इसमें से खुशबू निकलती है, यहाँ से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। इस खुशबू की वजह से अट्रैक्ट होकर कीड़े मकोड़े इसके अंदर फंस जाएंगे और ये उनका क्या कर देगा, फिर उनका शिकार कर देता है। और नेफेंथिस पौधे को ही घटपंडी का पौधा भी कहा जाता है। ये आपका सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके अगले की ओर। अगला है आपका बरगद। बरगद के बारे में जानते हैं। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती है, ये टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। यह जड़ मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है। कई बार आपका बरगद पूछा गया सीटेट के एग्जाम में, ऐसे एग्जामिनर स्लैश मार देता है और फिर बरगद के बारे में नीचे 4 ऑप्शन आपको दे देगा। मैंने बताया ना, आज की वीडियो अगर आप पूरे कंप्लीट देखते हो, जो एक एक लाइन लिखी हुई है ना, एक एक लाइन आपकी इतनी महत्वपूर्ण है, देख लेना आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे एनसीईआरटी से वो आज की वीडियो से बनने वाले हैं। तो आज की वीडियो को देख लेना, कोई आपको और अलग से वीडियो नहीं देखनी ईवीएस की। जितना मटेरियल आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा उतना आपको कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले के बारे में। अगला है रेगिस्तानी ओक। इसके बारे में देखते हैं, डिजर्ट ओक के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक का पेड़ पाया जाता है। ये कई बार आया कि कहां पर पाया जाता है, रेगिस्तान में पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती है। इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती है, जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तनों में जमा होता है। यहाँ पर जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते और पानी पीते हैं। ठीक है, अपना गुजारा करते हैं ऐसे इमरजेंसी में। रेगिस्तानियों का आपका कंप्लीट। देखते हैं अब अगला। अगला है आपका जंगल। जंगल के बारे में पढ़ते हैं। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह पर रह रहे हैं, इसको ध्यान से देखना, 25 साल, सीटेट के एग्जाम में कई बार आए, तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वे इस जगह पर जो चाहे वे उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। और जंगल का संरक्षण वहां की कौन करती है? ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, और पहले पॉइंट को बहुत ही ध्यान से देखना, ये बहुत बार रिपीट हुआ है आपका। आगे देखते हैं मधुमक्खी पालन के संबंध में क्या क्या चीज आपको दी हुई है।
बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचाहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। ठीक है, ये आपका पूछा गया है। बिहार का कौन सा गांव? मुजफ्फरपुर का बोचाहा गांव। लीची के फूल पसंद होते हैं इनको। ठीक है, आगे देखते हैं। अक्टूबर से 10 दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और यही मधुमक्खी पालन करने का भी सही समय होता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। इससे पहले ऊपर जितने भी कल्चर कराए थे वो आपके कंप्लीट हो गए। ये आपका मधुमक्खी पालन है जिसको एपीकल्चर कहा जाता है। आगे देखते हैं। लीची के फूल फरवरी में खुलते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती है। और पढ़ते हैं इसके बारे में, ये कंप्लीट हो जाएगा आज आपका मधुमक्खी पालन, क्योंकि आज आपके कई बार क्वेश्चन बनते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियां भी होती है, यह दिन भर काम करती है। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरीके का नाच करती है, डांस करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि हाँ भाई काम हो गया हमारा, कहां पर रस है, चलो उसको लेने चलते हैं। मधुमक्खी रस से शहद बनाती है और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का काम भी। अपने अपने काम बांटे हुए होते हैं। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऊपर अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया था। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते और मधुमक्खी के डंक में फार्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल होता है। ये महत्वपूर्ण आपका। तो आपका पूरा मधुमक्खी पालन का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, देखते हैं अगला टॉपिक। भाई वीडियो की क्वालिटी को आप लोग बढ़ा लो, 480 पर करके देख लो, आपको क्लियर दिखेगी वीडियो। अगला पढ़ते हैं मलेरिया के बारे में। रोनाल्ड रोस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है और ये भारतीय मूल के थे। ठीक है, रोनाल्ड रोस, कभी डिटेल में पढ़ना इनके बारे में, कैसे पता लगाए थे इन्होंने। मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है और मलेरिया जो होता है वो मादा जो मच्छर होता है एनाफ्लीज, उसके काटने से फैलता है। और मलेरिया को दूर करने की दवाई चिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। इसको ध्यान कर लीजिए। ठीक है, कहीं पर भी पानी को रुकने मत दीजिए। पानी रुक गया तो समझ लीजिए आपका वहीं पर आपका मच्छर पनपना शुरू हो जाएगा। देखा है ना, एक आपके सीटेट के एग्जाम में आया था कि पानी की सतह में तेल डाल दो तो उससे क्या काम होता है, उससे मच्छरों का जो लार्वा होता है वो सांस नहीं ले पाते और सांस नहीं ले पाते तो मर जाते हैं, इसलिए उसके अंदर तेल डाला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपकी अगली बीमारी। अगली बीमारी आपकी एनीमिया। एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। ऊपर मैंने अभी आपको बताया था ना कि आयरन की जब कमी हो जाती है तो डॉक्टर क्या रिकमेंड करता है, ऊपर अभी जस्ट बताया था आपका, आंवला, गुड़, हरी पत्तेदार सब्जियां। यह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं है, उनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है और पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता। एनीमिया, ठीक है, तो आपको पता चल गया एनीमिया के बारे में कि ये क्या होता है, जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तब हो जाता है। लक्षण इसके क्या होते हैं, देखो जहां पर लक्षण दिख रहे हो, ये नॉर्मल हाथ है, जैसे हमारे आपके नॉर्मल हाथ है। अगर किसी को एनीमिया हो गया तो क्या हो जाएगा, जो उसकी स्किन होती है वो सफेद पड़ जाती है, स्किन पड़ जाएगी, या फिर जीभ नाखून जो होते हैं, ठीक है, ये सफेद पड़ जाते हैं एनीमिया रोग की कमी की वजह से। फोलिक एसिड की कमी हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनके अंदर खून की कमी बहुत देखने को मिलती है, तो फोलिक एसिड की गोली रिकमेंड करता है डॉक्टर उनके लिए, ताकि एनीमिया की कमी को दूर किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका ब्रेल लिपि, इसके बारे में देखते हैं आपका। देखिए यहां से शुरू करते हैं। लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। पढ़ाई में बहुत रुचि थी तो यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीकों से सोचने लगे और फिर एक तरीका निकाला जो बाद में लुइस स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। ये एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है, फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाती है। ठीक है, और ये जो होती है यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए बढ़ते हैं अब आपके अगले टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स कंप्लीट है आज आपकी जो ईवीएस एनसीईआरटी है। देखो पूरे भरोसे के साथ मैं आपको ये कह सकता हूं, मेरी इस एक वीडियो को देख लेना आप लोग, इसके बाद आपको एनसीईआरटी कहीं पर भी नहीं मिलेगी, चाहे आप लोग कहीं पर भी देख लेना। जितनी एनसीईआरटी आज मैं आपको वीडियो के अंदर कराने वाला हूं पूरी कंप्लीट करा दूंगा। एनसीईआरटी से आपका पेपर बनेगा, आपका इस वीडियो से पेपर बनेगा, ये बात ध्यान कर लीजिए, क्योंकि पूरे अपने नोट्स का निचोड़ मैंने इसके अंदर डाल दिया। नोट्स के ज्यादा मायने नहीं रखता, आप लोग ज्यादा मायने रखते हो, कुछ अलग से भी टॉपिक लिए ताकि थोड़ा बहुत पेपर अगर घुमा फिरा के भी आए 2-4 क्वेश्चन, उसको भी आप लोग इजीली सोल्व कर दो। ठीक है, तो आज आपकी कंप्लीट है, आपको कोई और चीज नहीं पढ़नी, कुछ और वीडियो नहीं देखनी। अगला देखते हैं, हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक, इनके बारे में पढ़ते हैं। यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि हमारे भोजन में मुख्य जो पोषक होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज और लवण। अब इनके बारे में देखते हैं थोड़ा चीजें डिटेल में, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहां से आपके पॉइंट मेन
हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा यानी एनर्जी प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है, और प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन बॉडी बिल्डर कहते हैं। आपने देखा हो ना, जितने भी बॉडी बिल्डर होते हैं तो प्रोटीन का यूज बहुत करते हैं। मैं भी बहुत प्रोटीन लेता हूं, ठीक है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं, ठीक है। विटामिन की गोलियां भी बहुत से लोग लेते हैं। आगे देखते हैं, विटामिन के कई प्रकार होते हैं, इनको ध्यान से देखिए आप। टाइप्स ऑफ विटामिन आपको पूछा गया है कि विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और विटामिन के नाम से जाना जाता है, और विटामिन के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आगे देखते हैं, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाती है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में शरीर की सहायता करता है। आगे, हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है, ठीक है। आगे देखते हैं आपके विटामिन कंप्लीट, आगे देखते हैं इसके बारे में। यह आज आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर आपका नहीं आएगा क्वेश्चन अगर पेपर में पूछा गया। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, ठीक है। और चावल भी जो आपका देखा होगा, एक आपका देखते हो व्हाइट राइस होता है, तो उसके अंदर आपका ज्यादा देखने को मिलता है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशो यानी जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं तथा जल की भी आवश्यकता होती है। मतलब जो हम खाना खाते हैं उसको पाचन में कौन सहायता देते हैं, जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं और जो जल होता है, जैसे सलाद वगैरह हम यूज करते हैं। आहारी रेशे रुक्सांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्सांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, और जो इसके मुख्य स्रोत है, सोर्सेज है, वो है आपके साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। आगे देखते हैं, छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है, आपके सीटेट में पूछा गया था, तो उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। पहले में हमारी मम्मी भी ऐसे धोती थी, ठीक है, लेकिन फिर हमने बताया कि आप लोग पहले उसको धो दो उसके बाद काटना, वरना पहले भी वो भी छिलका उतारती थी, ठीक है। आगे देखते हैं, सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं, और चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। भूख लगने का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से पता चलता है, और जीभ पर 4 तरह की 9000 ग्रंथियां होती है। चबाकर खाने से लार से टाइनिल निकलकर स्टोर्स को माल्टोज शुगर में बदल देता है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है, और भोजन को जितना हो सके चबा के खाना चाहिए। ये चीज आपको कई बार बताई भी गई है। आगे देखते हैं, पकाने के तरीके, ये आपका सीटेट में बहुत बार पूछा गया है। भुनकर, उबालकर, तेलकर और सेककर, ये सेम एज इट इज आपको उठकर आ गया सीटेट के एग्जाम में। अगला देखते हैं, हमारे पेट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होता है, और पेट में पाए जाने वाला रस अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय होता है, और ये भोजन को पचाने में सहायता करता है। ये भी आपके सीटेट में आया हुआ है। अचार रखने के लिए कांच के जार और बोतल को अच्छे से सुखाया जाता है, ताकि नमी ना रह जाए, और नहीं तो अचार खराब हो जाएगा। ये भी आपका सीटेट में आया। बेसिकली एक बात ध्यान कर लीजिए आप लोग, देखो मैं आपको बताता हूं, आप कहोगे बार बार रिपीट करो। जो भी आज तक सीटेट में आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन आंसर पूछे गए वो आपको इस वीडियो से मिलेंगे। इन फ्यूचर जो भी आपके सीटेट के जैसा एग्जाम होने वाला है 31 जनवरी को, जो भी आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा वो आज की वीडियो से आपको क्वेश्चन मिलेगा। इससे बाहर आपकी एनसीईआरटी कहीं नहीं जाएगी, जो आज मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। पूरी कंप्लीट आज आपकी हो जाएगी। आगे देखते हैं, जब दस्त लगते हैं, उल्टियां होती है, तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी निकलकर बाहर जाता है, जिससे शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसके लिए जरूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरी की जाए। जब तक उल्टियां दस्त हो तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए, और पानी में शक्कर और नमक भी मिला लेनी चाहिए। इसको ध्यान से देखना। बहुत छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना जरूरी है, क्योंकि माँ के दूध के अंदर जितने न्यूट्रिशन होते हैं उतने किसी और के अंदर नहीं होते। सबसे ज्यादा पौष्टिक होता है माँ का दूध। बीमारी रोकने के लिए दवाइयां जो घरेलू भी हो सकती है उनको भी ले सकते हो इन चीज के अंदर। अगला देखते हैं, अगला आपका उद्यूम, इसके बारे में पढ़ते हैं कि सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सील बंद कर देते हैं, ठीक है। और कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को ही कहते हैं उद्यू। जो गुजरात में जो उद्यू का मतलब होता है वो होता है आपका उल्टा। ये आपका बहुत बार रिपीट हुआ है आपके सीटेट में। उद्यू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों को खाया जाता है, और साथ में मक्खन, दही और छाछ भी ली जाती है। बहुत बढ़िया भैया आपका, ठीक है। तो ये आपके सब एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। आगे देखते हैं,
अगला है आपका लिंगहुफेन। लिंगहुफेन सांप के मांस से बनाए जाने वाला पकवान है जिसे हांगकांग में खाया जाता है। आगे देखते हैं। खाने खाने को चीजों को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए क्या घरेलू उपाय करना चाहिए, यह आपका पूछा जाता है। जैसे अगर मान लो दूध को सेव करना है तो क्या करेंगे, उसको दूध को उबाल देंगे। हरा धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। आगे जो प्याज और लहसुन होता है वो खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। ठीक है। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी झूम खेती। देखिए झूम खेती से कितने क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको वैसे भी नहीं कहता कभी भी कि वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लेकिन आप लोग कर सकते हो लाइक, लेकिन आज वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आप लोग जितने भी आपके यार दोस्त है, जो भी फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके ग्रुप बने हो, वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनका भी फायदा हो जाए। और बस मेरी एक ये वीडियो जो आज मैं आपके लिए बना रहा हूं एनसीईआरटी की, मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं मेरी एक वीडियो आप लोगों के लिए काफी है। इतना मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा और कुछ ज्यादा इधर उधर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक वीडियो कंप्लीट है आज आपके लिए। सब अपना निचोड़ मैंने नोट्स का अलग से जो भी मटेरियल है सब आप लोगों के लिए डाल दिया है। बस आप लोग मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा दे देना ताकि मेरी मेहनत वसूल हो जाए। अगला देखते हैं झूम खेती का तरीका। इसको ध्यान से सुनना, झूम खेती के बारे में बहुत यहां से क्वेश्चन बनते हैं। झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। जैसे मान लीजिए कोई भी जमीन यहां पर हो गई तो यहां पर फसल काट दी, फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया, फिर इस जगह को बांस या जंगल उग जाते हैं। ये तो स्वाभाविक सी बात है, अपने आप ही उग जाते हैं जंगल या बांस। फिर उसे उखाड़ते नहीं है, बस गिराकर जला देते हैं। इनको जो भी उगेंगे इसको गिराकर जला देंगे। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जले, जंगलों को नुकसान ना पहुंचे, इसका भी ध्यान रखा जाता है। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर उसमें बीज छिड़क देते हैं। तो यानी इसको भी फिर उपजाऊ जमीन के रूप में काम कर लेते हैं। यही होती है आपकी बेसिकली झूम खेती, जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, देखते हैं अब अगला आपका कि एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं है, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाए। इससे भी जमीन उपजाऊ बन जाती है। स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। ये आपका सीटेट के अंदर बहुत बार आया है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट होते हैं जैसे आपका असम, मेघालय वगैरह, इधर के जो स्टेट होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा यूज इस खेती का होता है, स्थानांतरण खेती का। देखिए फ्रेंड्स, कुछ बच्चे बोल रहे दो चार कि इसको इंग्लिश मीडियम में भी रखिए। देखो मैंने फोटो भी लिया है वीडियो के अंदर और आपका कंटेंट कितना लिया है। अगर मैं इसको इंग्लिश में रखता तो वीडियो सही तरीके से नहीं बन पाती। तो नोट्स में आपको पता है मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप लोगों के लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो चाहे तो आप लोग ले सकते हो उनको, वरना ये आज आपकी कंप्लीट है। मैंने आपकी देखिए टर्म्स, मेन टर्म्स इसकी इंग्लिश में भी कन्वर्ट किए, तो आप लोग बेफिक्र होइए, पढ़ते रहिए इसको, चीजें मैं आपको समझाता भी जा रहा हूं। आगे बात करते हैं चांगथांग के बारे में। चांगथांग पश्चिमी और उत्तर तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। यह 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में भी फैला हुआ है। यह चांगपा नाम की प्रजाति है जिसकी आबादी कुल 5000 लोग है। ये हमेशा अपने भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। चांगपा लोग अपने टेंट को रेबो कहते हैं, जो टेंट लगाते हैं उसको बोलते हैं रेबो। यह सर्दियों में 70 किलोमीटर पर आवर की हवा चलती है। आगे देखते हैं चांगपा के बारे में और कि चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब है एक ऐसी जगह जहां पर कम लोग रहते हैं। यहां पर एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। रेबो अर्थात टेंट के पास एक ऐसी जगह होती है, ये लोग लेखा बोलते हैं, जहां ये अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं। आगे देखते हैं लेखा के बारे में बात करते हैं, जहां पर अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती है। हर परिवार अपने जानवर पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह यानी साइन बना लेता है ताकि पता लग सके ये हमारा है। औरतें और छोटी बच्चे जानवरों को गिनकर चराने के लिए ले जाते हैं, फिर लौटकर उन्हें दोबारा गिनती है। यह लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपकी चांगपा जनजाति से जितने क्वेश्चन आंसर पूछे गए आज तक और जितने पूछे जाएंगे कंप्लीट हो गए। आगे पढ़ते हैं पश्मीना शॉल के बारे में। इसके बारे में पढ़ते हैं। पश्मीना शॉल चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर रहती है। यहां पर मैं फोटो नहीं है, फोटो से दिखाता कैसे रहती है। ठीक है, पहाड़ों पर भी घूमती फिरती रहती है। ठंड में जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है। इनमें से कुछ बाल बकरियां गर्मियों में गिरा देती है, जिनका प्रयोग पश्मीना शॉल बनाने के काम में आता है। ठीक है, अब इस बताता हूं, देखो इसके अंदर आपको एक महत्वपूर्ण चीज,
इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। अब आप आइडिया लगा सकते हो कितना पतला होता है। यह सोल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के साथ बाद एक प्लेन सोल बनता है। एक पश्मीना सोल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। अब देखो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कितना, 250 घंटे की बुनाई और 6 स्वेटर जितना गर्म। लेकिन जो आप लोगों के पास बुक है, जिस बुक में से आप लोग पढ़ रहे हो, मैं बार बार आपको बोलता हूं कि आपको कोई बुक नहीं पढ़नी। शुरू से लेकर आज तक मेरा यही स्टैंड है और इसी में अभी तक कायम हूं। मैंने कभी किसी बुक को पढ़ने के लिए नहीं कहा, सिर्फ हमेशा एक कहा आप लोगों से अगर पढ़ना है तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना। बुक के अंदर इसका आंसर इतना गलत दिया हुआ है। ना सिर्फ ये वाला क्वेश्चन आपको गलत दिया हुआ है, इसके अलावा बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो आपको गलत दिए हुए हैं। आप लोग पढ़कर जाओगे घर से बुक में से, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया उस पर आंसर लगा दोगे, पता चलेगा वो आंसर गलत निकला। क्यों? बुक में ही जब गलत है। तो फेल कराने का जो असली रीजन होती है वो ये बुक होती है, ना कि बच्चा होता है। बच्चा अपनी मेहनत से पढ़कर जाता है। इसलिए मैंने कभी नहीं कहा किसी पब्लिकेशन वाले की बुक को पढ़िए, ना ही मुझे आज तक कोई ऐसा पब्लिकेशन दिखा। तो इनको उठाकर साइड में रख दो। पढ़ना था तो एनसीईआरटी पढ़ो, उसका टाइम आपको खत्म हो गया। आज की वीडियो के अंदर सारा एनसीईआरटी मैंने आपको डाल दिया, अब उसकी भी जरूरत नहीं आपको, सिर्फ वीडियो पढ़िए आप लोग, ठीक है। और इसको देख लेना, लगभग 250 घंटे और 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। आगे देखते हैं। अगला है मर्त सागर, डेड सी। इसके बारे में देखते हैं कि वैसे तो सभी सागरों में के पानी में नमक होता है, लेकिन मर्त सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। सबसे ज्यादा नमक होता है इसमें। इतना नमकीन होता है कि लगभग 1 लीटर में 300 ग्राम नमक होता है। और मर्त सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटो जैसे भाई साहब है, देखो कितना मर्त सागर में लेटकर आराम से तैर रहा है और कुछ लिखाई पढ़ाई का काम भी कर रहा है। क्यों? नमकीन इतना है इसके अंदर। मर्त सागर आपका कंप्लीट हो गया। बात करते हैं आपके गैस के बारे में। द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, जब पानी होता है जो जब गैस में कन्वर्ट हो जाता है वो होता है आपका वाष्पीकरण। तो इसको ध्यान से देखिए हम लोग। वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस समय सबसे धीमी होती है जब सतह क्षेत्र यानी जो सरफेस एरिया होता है और जो तापमान होता है दोनों में कमी होती है। जब सतह का क्षेत्र बड़ा होता है तो तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में वाष्पीकरण होता है। अब इसको देखो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं, कई बार दिया है। जैसे मान लो रस्सी है जिस पर आप लोग अपने कपड़े सुखाते हो। अगर ऐसे कपड़े सुखाए आपने बिल्कुल आपस में मिला मिला कर, ठीक है, ऐसे कपड़े कौन सुखाता है? बेसिकली लड़के सुखाते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे मिला मिला के कपड़े सुखा दिए तो यहां पर सरफेस एरिया क्या हुआ? सरफेस एरिया बहुत कम हो गया। क्यों? आपस में मिला मिला कर सुखा दिए। जब सरफेस एरिया यहां पर कम हो जाएगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा? वो भी आपको कम होगा। क्यों? कपड़े लेट सूखेंगे। तो उस प्रक्रिया में जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होगी सबसे धीमी होगी, ठीक है। अगर इन्हीं कपड़ों को मैं खोल खोल कर ऐसे सुखा दूं, ऐसे खोल खोल कर सुखा दूं, तो खोलकर सुखाने से क्या हो जाएगा? यहां पर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इनके बीच में देखो डिस्टेंस आ जाएगा। अब चाहे तापमान कम हो या अधिक हो तो यहां पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। समझ गए इस पॉइंट के माध्यम से आप लोग, ठीक है। और ये आपके सीटेट के एग्जाम में भी आपका पूछा गया है। आगे देखते हैं। अगला आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि ग्रीन हाउस गैस होती है। कई बार क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो आपको बता देना है। इनको याद कर लेना अच्छी तरीके से। ये गैसें जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है। इनसे विश्व में गर्मी बढ़ रही है। भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगा दी है। और जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे पेट्रोल के बारे में, इसके बारे में जानते हैं। पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनता है पर इसके बनने की गति बहुत ही धीमी होती है। इसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। अब इसलिए बोलते हैं ना कि पेट्रोल को बिना वजह वेस्ट मत कीजिए। तभी तो अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। क्यों? देखो बनने में कितने साल लगते हैं इसको। जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसमें गंध होती है, ठीक है। ये भी आपका कई बार पूछा गया है। जिसे रिफाइन किया जाता है। रिफाइन होने के बाद इसमें मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल और वायुयान में प्रयोग होने वाला ऑयल, एलपीजी, मोम, कोलतार, ग्रीस बनता है। आपका पेट्रोल खत्म हो गया। चलिए देखते हैं अब आगे। अगला आपका वाटर यानी जल। इसको देख लीजिए, आपका जल का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जल एक महत्वपूर्ण नवीनकरणीय प्राकृतिक साधन है। उसके अलावा भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका होता है। इतना जल से ढका होता है तभी तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जल के क्षेत्र को जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। यह जल के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे जलमंडल में भाई क्या क्या आ जाएगा? नदी, झील, समुद्र, महासागर, ये सभी क्या आ जाएंगे? जलमंडल के अंदर आ जाएंगे। इनसे क्या होगा? ये जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, इसमें तो नो डाउट। आगे देखते हैं। महासागरों का जल लवणीय होता है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल यानी जो फ्रेश वाटर होता है केवल 2.7% है। इसलिए तो कहते हैं जल को सेव करिए, बिना फालतू में वेस्ट मत करिए। पीने के लिए कितना कम है, ठीक है।
और इसका भी लगभग 70% भाग जो होता है वो बर्फ की चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में, प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक है, अब आप आइडिया लगा सकते हो कि जल की कितनी कमी है। जल, और ये क्वेश्चन आपका बना भी था आपकी ईवीएस की पेडागोजी में कि मान लीजिए जल संरक्षण के बारे में आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है तो बच्चों को सबसे पहले क्या आप कहोगे उनको, तो सबसे बढ़िया तरीका ये है जल के बचाव के उन्हें तरीके बताने चाहिए। ये आपका पेडागोजी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से कई क्वेश्चन आपके ईवीएस पेडागोजी में भी पूछे जाएंगे। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर जाती है और पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालना। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है और दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। ये आपका जल का पूरा कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे गोलकुंडा फोर्ट के बारे में, गोलकुंडा किला के बारे में। जो गोलकुंडा फोर्ट है ये आपका हैदराबाद में है और दीवार का एक भाग गोलाकार शेप में है जिसे बेसन या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे 87 बुर्ज है। कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया। इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। ठीक है, मैंने बताया ना एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। एग्जाम में गोलकुंडा फोर्ट दे देगा और स्लैश मारकर आपको नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। अगर आपको गोलकुंडा के बारे में सारी चीजें पता है तो आप लोग बता दोगे कि इनमें से गलत कौन सा है और बाकी 3 सही कौन से है। इसलिए जितनी वीडियो के अंदर चीजें बता रहा हूं उसको आप लोग डिटेल में पढ़ लेना, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा कुछ भी। ठीक है, आगे देखते हैं गोलकुंडा किले के बारे में और चीजें। ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती थी जिससे आक्रमण का पता चल जाता था। औरंगजेब यहां आक्रमण करने आया था पर असफल रहा और लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा, फिर चला गया। किले के चारों तरफ खाई भी थी जिसकी वजह से वह आक्रमण नहीं कर पाया। उस समय ब्रोंज की बंदूकें बनती थी। ठीक है, कांच की जो बंदूकें बनती थी वो बनती थी। हजारों सालों से घुमंतु वर्ग कांच यानी ब्रोंज से चीजें बनाते आ रहे हैं और जो कांच होता है तांबे और टिन की मिश्र धातु है। सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। ये जो कुचिपुड़ी डांस है कमेंट बॉक्स में बताइए ये आपका कहाँ का डांस है, और आगे वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण डांस है, नृत्य है, उन सभी को कंप्लीट भी मैं आपके लिए कराऊंगा। आगे देखते हैं अगला टॉपिक आपका कुआं या बावड़ी, इसके बारे में पढ़ते हैं। सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में भी उपयोगी होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है ये। कुएं के सूखने के प्रमुख कारण आपको दिए हुए क्या क्या है कि पानी को मोटर से निकाला जा रहा है जिससे जमीन का पानी कम होता जा रहा है। झील कम हो रही है जहां वर्षा का पानी इकट्ठा होता था। आगे देखते हैं पेड़ और पार्क के चारों ओर की मिट्टी को सीमेंट से ढका जा रहा है जिससे वर्षा का पानी जमीन तक नहीं पहुंच पाता। अगले देखते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब पढ़ते हैं गढ़ीसर के बारे में, गढ़सीसर के बारे में। देखिए सर यानी तालाब, इसे जैसलमेर के राजा गढ़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल आदि थे। आगे देखते हैं इसके बारे में और महत्वपूर्ण चीजें। ठीक है, ये आप देख भी सकते हो घाट को, थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। मीलों तक फैले इस गढ़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। और देखो अब देखना यहां पर कैसे प्रणाली बनाई थी इन्होंने बारिश के पानी को रोकने के लिए। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता था तब बाकी जो पानी है जो वो बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। जब वह भी भर जाता था तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता था और इस तरीके के 9 तालाब एक दूसरे के आपस में जुड़े हुए थे। देखो जो बारिश का पानी है उसको सेव करने का कितना बढ़िया तरीका इन लोगों ने बनाया हुआ था पहले के टाइम में। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी, पर आज गढ़सीसर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई है और यह इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ ना जाकर बेकार बह जाता है। आपका ये कंप्लीट हो गया। बच्चा बोल रहा है 7000 ऑनलाइन है, लाइक कर दो। फ्रेंड्स आप लोग लाइक करो या ना करो, लेकिन एक बात मान के रख लीजिए आप लोग बस पास हो जाइए, उससे बढ़िया मोटिवेशन मुझे नहीं मिलेगा। और मैं ये चाहता हूं, मेरे दिल की ख्वाहिश है जो बच्चे टॉप करे इस बार सीटेट के अंदर वो मेरे यूट्यूब चैनल से निकले, क्योंकि जितनी तैयारी मैं आपकी करा रहा हूं और जितनी आप कर रहे हो तो इतना आप कर भी लोगे। ठीक है, बस पढ़ते रहिए, लास्ट के टाइम में पूरी एफर्ट लगा दो, पूरी जान लगा दो, आपका एग्जाम उससे बाहर नहीं जाएगा। बहुत ही हल्का एग्जाम है, उड़ा दोगे आप लोग, डरिए मत एग्जाम से। अगला पढ़ते हैं रेड डाटा बुक से संबंधित इसके बारे में कि विश्व संरक्षण संघ, जिसे पूर्व में अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में जानते हैं अब मेन चीजें। IUCN इसका पूरा नाम है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लेना। और जो IUCN है एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है, जिसमें संकटापन्न जीवों की प्रजातियों के प्रकार यानी टाइप्स और उनकी प्रजातियों का वर्णन किया जाता है। आगे देखते हैं इसके बारे में, जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रही है यानी जो विलुप्त होने की कगार पर है, उनको रेड डाटा बुक के अंदर सम्मिलित किया जाता है।
और जो रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों को थ्रेटेंड जाति का नाम दिया गया है। आईयूसीएन के अंतर्गत संकटापन, सुबध्य एवं दुर्लभ प्रजातियां थ्रेटेंड जातियों के अंतर्गत आते हैं। इन तीनों को ही कर लेना अच्छे तरीके से। ये खत्म आपके रेड डाटा बुक। अब बात करते हैं आपके जानवर के बारे में, ठीक है, आपके जानवर नहीं, सभी जानवर के बारे में। जानवर की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। देखो जो आपकी बुक है ना, उस बुक के अंदर भी ये वाला बहुत बार गलत दिया हुआ है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सर जो उनकी जो ये खाल है, जैसे भालू की जो खाल है या इसकी जो खाल है, जितने भी जानवर है, तो इनके जो डिजाइन होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? बुक में क्या दिया हुआ है? जलवायु परिवर्तन की वजह से। लेकिन एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? उनके बालों के रंग की वजह से होता है। आप लोग समझ गए ना कि मैं क्यों बुक को मना करता हूं। शुरू से मैं शुरू से आप लोगों के लिए कहता था बुक मत पढ़ना, या तो एनसीईआरटी पढ़ लेना या मेरे नोट्स पढ़ लेना। उसका कहने का रीजन यही था क्योंकि इन बुक की वजह से बच्चे फेल होते हैं, एक एक दो दो नंबर की वजह से रुकता है। और पब्लिकेशन वालों का काम है छापना, अपनी कमाई करना, बस बच्चे जाए कहीं पर भी उनकी तरफ से। समझ गए आप लोग? क्यों होता है? उनके बालों की रंग की वजह से होता है। जैसे जेब्रा का आपने ब्लैक एंड व्हाइट देखा है, यहां पर देख रहे हो फोटो में। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं, और रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली यानी ब्लैक एंड व्हाइट ही देखते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। अपने घर में देखना, छिपकली आपको नहीं मिलेगी। अब आगे देखते हैं जानवर के बारे में और महत्वपूर्ण चीजें। आपके सारे जानवर कंप्लीट हो जाएंगे। आप कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं, और जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जब सुनामी आई थी तो जानवरों ने बहुत संकेत दे दिया था कि कुछ बड़ी दुर्घटना घटने वाली है, ठीक है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। आगे देखते हैं जानवर के बारे में, सभी महत्वपूर्ण कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपके स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य यानी बीच भाग में 3 अस्थियों मेलियन, इनकस व स्टिपस का पाया जाना प्रमुख है। कमेंट बॉक्स में बताओ स्टिपस जो आपकी होती है क्या होती है। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दे तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों में ये नहीं पाए जाते वो अंडे देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जानवरों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, ठीक है। देखते हैं अब आपके अगला है आपका स्लोथ। स्लोथ के बारे में पढ़ते हैं महत्वपूर्ण चीजें, कि स्लोथ दिखने में भालू की तरह होता है, ये आप लोग देख सकते हो, पर ये भालू से अलग होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, और जिस पेड़ में रहते हैं उसे पत्ती खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं, वरना मोस्टली सारा टाइम अपना पेड़ों के ऊपर ही गुजारते हैं स्लोथ, ठीक है। आपका स्लोथ से संबंधित सारी जानकारी कंप्लीट हो गई। अगला देखते हैं, अगला आपका बाघ यानी टाइगर। इसके बारे में देखिए सारी जानकारियां। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे वो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है, तो दूसरा बाघ गंध को तुरंत पहचान लेता है कि इस इलाके में जाना बेकार है, यहाँ का बॉस कोई और है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है, और बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं बाघ के बारे में सारी चीजें, सारी कंप्लीट करा दूंगा मैं भी आपको। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं, और बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज के अंतर को तुरंत भाग लेता है। आपके सीटेट में भी आपका पूछा गया था, बहुत तीक्ष्ण इसकी जो स्पीड होती है सुनने की, ठीक है, बाघ की। तो बाघ से संबंधित सारी चीज आपकी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं हाथी के बारे में, हाथी से संबंधित सारी महत्वपूर्ण चीजें। अगला देखते हैं कि हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है, ठीक है। इतने बड़े बड़े कान है, देख सकते हो आप। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है और एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। आगे देखते हैं हाथी के बारे में, हाथी और हाथी के झुंड के बारे में सभी चीजें देखते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। अब बात करते हैं हाथियों के झुंड के बारे में। झुंड में केवल हथिनी और बच्चे रहते हैं, और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। और इस झुंड में 10 या 12 हथिनी और बाकी बच्चे होते हैं, और 14 से 15 साल तक का हाथी झुंड में रहता है, फिर वो झुंड को छोड़कर चला जाता है। तो फ्रेंड्स, हाथी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो आपके सारे कंप्लीट हो गए। पुराने पेपर उठा के देख लेना सीटेट के, चाहे नए जो आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा, जितनी चीजें आज मैं आपको डिटेल में करा रहा हूं, ठीक है। अगला देखते हैं लंगूर।
लंगूर के बारे में, कि जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। ठीक है, लंगूर आपका चैप्टर खत्म। आगे देखते हैं कुछ और जानवरों के बारे में। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते, और छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से देती है। ये आपका सीटेट के अंदर आया था ना, जो खतरों की चेतावनी है वो बिजली तरंगों से देती है। और उसमें ये भी आपका पूछा हुआ था, जैसे जो मछली का आगे का और जो, एक सेकंड यहां से बनाता हूं इसको, एक सेकंड, जैसे मछली का जो आगे का और जो मछली का जो पीछे का हिस्सा होता है ये नुकीला होता है। ठीक है, आप देखोगे ना कभी मछली को तो नुकीला होता है, और जो पानी के जो जहाज होते हैं वो इसी के शेप पर बनाए गए, नुकीले बनाए गए। ठीक है, ये आपके सीटेट के में एग्जाम में पूछा गया था। आगे देखते हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरीके की आवाज निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। और गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सारे आपके जानवर कंप्लीट हो गए, जितनी भी चीजें थी। गाय बच गया। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास चबाने के लिए होते हैं। ठीक है, कंप्लीट। अब बात करते हैं सांप के बारे में। सांपों से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए आप लोग। हमारे देश में केवल 4 तरीके के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनके नाम है नाग, करेत, दुबैया और अफाई। ये 4 तरीके के जहरीले सांप हमारे देश के अंदर पाए जाते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। 2 खोखले जहर वाले। ठीक है, कहीं कहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 4 दांत होते हैं, नहीं 2 खोखले जहर वाले। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की एक दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि जो सांप होता है वो चीजों को प्रति अनुक्रिया करके, कंपन करके चीजें समझता है। फिल्मों के अंदर क्या दिखाते हैं, सांप को बीन बजाते हैं और सांप दौड़ा चला जाता है। जब सांप के कान ही नहीं होते तो बीन की आवाज कैसे सुन लेगा? वो बीन की आवाज नहीं सुनता है, वो उसके प्रति जो यंत्र होता है, बीन होती है, उसके प्रति अनुक्रिया करता है, रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो जैकी श्रॉफ फिल्म के अंदर पागल बनाता है, मैं बीन बजाऊंगा तुझे बुलाऊंगा, आजा भाई आजा, और दुनिया भर के सांप टूट पड़ते हैं। जैकी श्रॉफ को बताना कि भाई उनके कान नहीं है, वो कंपन करके सुनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं, जो सांपों को पालते हैं उनको कालबेलिया कहते हैं। और कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। जब ये नाचते हैं तो उसमें जो मुद्राएं करते हैं वो कैसे करते हैं, सांप जैसी करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला आ गया कुत्ता यानी डॉग। कुत्ते की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कोई कुत्ता आ गया है। ठीक है, फिर उसके बाद भौंकना स्टार्ट कर देंगे सारे के सारे। अगला है चूहा। चूहों को देखने की क्षमता बहुत कम होती है लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। चूहा आपका कंप्लीट। आगे देखते हैं। अगला आगे आपका चींटियां। चींटियां मिलजुल कर रहती है और चींटियों का काम बटा रहता है। ये अपने काम देखो कितने सिस्टमेटिक वे से बांटती है कि भाई तेरा ये काम है, मेरा ये काम है। देखो, रानी चींटी तो अंडे देती है, और सिपाही चींटियां, जो सिपाही चींटियां होती है वो बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक ले जाती है। और चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। देख लेना कभी ऐसे एक ही लाइन में चलती रहती है, सारी की सारी एक ही लाइन में चलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। दीमक और ततैया भी इसी समूह में रहते हैं। ये आपका सीटेट में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी आपके इसी समूह में रहते हैं। आगे बात करते हैं मच्छर की। मच्छरों के बारे में बात करते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, इसलिए मैंने ऊपर अभी आपको कहा था कभी भी पानी को रोक के मत रखो। ठीक है, उसको या तो ढक दो पानी को या फिर उसको बहा दो पानी को। रुके हुए पानी में क्या करता है, ये मच्छर अपना लार्वा देता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। रुके हुए पानी में या इकट्ठे हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है। जब ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाएगी तो लार्वा ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा और वो मर जाते हैं। और आपका सीटेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि पानी के अंदर जो तेल डालते हैं उससे क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे वो क्या होता है, लार्वा मर जाता है पानी के अंदर ही। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करेंगे रेशम का कीड़ा। इसके बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लो, जो रेशम का भाई साहब कीड़ा होता है अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूर से पहचान लेता है। ये इतना बड़ा आशिक होता है। ठीक है, रेशम का कीड़ा। बस एनसीईआरटी में इतना ही विवरण है इसके बारे में। अगला बात करते हैं केचुए के बारे में,
कि केंचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं और जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। जब ये इनको खाते हैं तो इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते और इनको बाहर फेंक देते हैं, जिससे क्या होते हैं, जमीन उपजाऊ बन जाती है। केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, इसी वजह से किसानों को मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं। और देखो, ये जो केंचुए का कभी आपने देखा ना, कभी तो साइज छोटा सा कर लेगा और कभी बढ़ा के बड़ा कर लेगा। आपने देखा ना केंचुए का साइज कैसे छोटा बड़ा करता रहता है, पता है क्यों करता है? ये अपने पेशियों की वजह से करता है। जो मसल्स होती है उनकी हेल्प से अपना साइज या तो बढ़ा लेगा बहुत ज्यादा है, या फिर कभी छोटा सा कर लेगा। तो केंचुए के बारे में सारी जानकारी आप लोगों के लिए कंप्लीट होगी। आपका केंचुआ भी कंप्लीट हो गया। अब पढ़ते हैं पक्षियों के बारे में। देखो, पक्षियों से संबंधित कितने भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। देखिए, इनको ध्यान से देखते जाना, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बता रहा हूं ना, वीडियो के अंदर जितनी भी लाइन है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इन्हीं से आपका एग्जाम बनेगा एनसीईआरटी के, इनसे बाहर नहीं बनेगा। तो एक एक लाइन के ऊपर इसलिए गौर करके ध्यान देना। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर सभी पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं और पेड़ों पर, जमीन और पानी में कहीं पर भी चले जाते हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ ही होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उस पर नजर डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का जो दायरा होता है वो बढ़ जाता है, और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो उनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर रहती है। ठीक है, पक्षी से संबंधित आगे देखते हैं। और ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। सीटेट में आपका देखो कितनी बार पूछा गया, क्यों नहीं घूम सकती? क्योंकि आंखों की पुतली क्यों नहीं घूम सकती? बताओ आंसर इसका कमेंट बॉक्स में, कई बार मैंने दिया है। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते रहते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उन्हें नए पंख आते रहते हैं और पुराने जड़ते रहते हैं। कुछ अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरीके की आवाज, और जो जमीन पर चलने वाले दूसरी तरफ के लिए, उनके लिए अलग आवाज ऐसे निकालते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं है, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इनकी मदद से ही सुनता है। पक्षी का आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पक्षियों के बारे में जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। पहले बात करेंगे बसंत गोरी की। तो बसंत गोरी है, गर्मियों में टुक टुक करती रहती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। यहां पर पेड़ नहीं है, मैं आपको बताता, अपनी चोंच से उसके अंदर छेद बना देगी और उसमें अंडे देती है। ठीक है, ये होती है आपकी बसंत गोरी। आगे देखते हैं। अगला आपका चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं और चील की पूंछ खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। बेसिकली आज गिद्ध को विलुप्त प्रजाति के अंदर देखा जा रहा है। इसको, ये प्रजाति विलुप्त होती जा रही है, जो जानवरों को खाता है ये। तो बेसिकली मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आप लोगों को पता है कौन सी दवाई है वो, जिसकी वजह से ये गिद्ध जो मरते जा रहे हैं। ठीक है, उस दवाई का नाम बताओ। उसके ऊपर बैन भी लगा दिया है फिलहाल। आगे देखते हैं, शक्करखोरा के बारे में बात करते हैं। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। देखो ये जैसे बना हुआ है लटकता हुआ घोंसला। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियां, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चिथड़े से बना होता है शक्करखोरा का। कंप्लीट आपका शक्करखोरा। बढ़ते आगे। पीड़ानाशक नाम नहीं है, उस दवाई का नाम बताइए जो उसका एक्चुअल में नाम है। ठीक है, जो गिद्ध खाकर मरते हैं बहुत ज्यादा। बात करेंगे दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। देखो ये चोंच ही कितनी नुकीली है, पत्तों को सी लेगी और उनमें से एक थैली सी बना लेती है और उसमें अपने अंडे देती है दर्जन चिड़िया। आगे देखते हैं। अगला आपका नर वीवर पक्षी। नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज्यादा उसे पसंद आता है उसमें वे फिर अंडे देती है। ठीक है, एक तरीके से स्वयंवर मान लो कि जिसका बढ़िया आएगा उसमें मैं अपने अंडे दे दूंगी। आगे देखते हैं। अगले बात करते हैं फाख्ता की, कि फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की माड़ में अपना घोंसला बनाती है। ये आपका फाख्ता का कंप्लीट हो गया। इतना ही आपको दिया हुआ है। आगे बात करेंगे उल्लू की। अच्छा, उल्लू और मैना को दोनों एक साथ देखो। आपके पिछला जो सीटेट हुआ था अभी 8 दिसंबर को, उसमें आपका क्वेश्चन पूछ लिया था। अब दोनों के अंदर कंफ्यूज मत होना आप। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, लेकिन झटके से अपनी गर्दन पीछे कौन करती है? मैना। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। पीछे तक कर लेते हैं लेकिन ये झटके से करती है अपनी। तो उल्लू और मैना दोनों आपको मैंने बता दिया। आगे देखते हैं। ठीक है जी। अगला देखते हैं कलचीड़ी। कलचीड़ी के बारे में देखते हैं। कलचीड़ियां पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक
टहनी, जड़े, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। जो इसके पास आया सबको ले आती है। ये छोटे छोटे कीड़े खाती है और इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। इस चीज को ध्यान देना, इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। आगे देखते हैं, अगला आ गया कौवा, ठीक है, जिसको देसी भाषा में बोलेंगे कौवा। ठीक है, तो कोए के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियों जैसी चीजें भी होती है। अब देखो कौवा जो है कितना बढ़िया जेंटलमैन है। इसके बारे में भाई साहब के बारे में देखो आप, कौवा पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, और कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कोए के घोंसले में अंडे दे देती है। और जो कौवा होता है भाई साहब, वो क्या काम करता है, अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेकता है। लेडीज फर्स्ट, कि भाई आ जाओ, अब मैं आपकी भी हेल्प करूंगा। ठीक है, वाला कंसेप्ट देखा ना, मैन विल बी मैन, तो ये भाई साहब वही काम करता है कोयल के लिए। आपका कौवा कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं अगले। अगला आ गई आपकी गोरैया। तो गोरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। जिसके घर में अलमारी होगी वो देख लेना, बना भी रखा होगा। अगला आपका कबूतर। कबूतर पुराने मकान या खंडर में अपना घोंसला बनाते हैं। सारे पक्षी कंप्लीट करा रहा हूं और ये आपके कंप्लीट हो गए सभी। अब बात करते हैं दांडी यात्रा की। ठीक है, सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को, यानी जो हमारे पूर्वज थे, नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। टाइम पीरियड याद रखना 1930 में। ठीक है, और गांधी जी का कहना था कि जो चीज हमें कुदरत ने दी है उस पर बनाने पर बंदिशें कैसे, हमारी चीज और हमारे पर ही बंदिश लगा दी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट से एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को इन्होंने तोड़ दिया। ये आपकी दांडी यात्रा कंप्लीट, जो आपकी बुक के अंदर दी गई है। ठीक है, अगर बता सकते हो दांडी यात्रा में कितने लोग सम्मिलित थे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये आपका बाहर का क्वेश्चन है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ऐसे पूछ रहा हूं, देखो आपको कितना आता है। अगला देखते हैं, तरुण भारत संघ, इसके बारे में पढ़ते हैं। तरुण भारत संघ भारत का गैर सरकारी संगठन है, एक एनजीओ है ये, जो जल संरक्षण व जल के अनुशासित उपयोग को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम करता है। तरुण भारत संघ ने पिछले 25 वर्षों में देश भर में 10,000 से ज्यादा जोड़ और तालाब बनवाए। तरुण भारत संघ ने, ठीक है, इनके संस्थापक आप लोग लिख सकते हो, बहुत ही फेमस आदमी और पता नहीं कितने उनको अवार्ड मिले। उनका नाम था नाम है उनका श्री राजेंद्र सिंह। ठीक है, तरुण भारत संघ के संस्थापक। ठीक है, वाटरमैन के नाम से भी इनको जाना जाता है, तरुण राजेंद्र सिंह जी को। आपका तरुण भारत संघ जी। अच्छा, जो कुछ बच्चे जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है, आज आपकी वीडियो के अंदर एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करा दूंगा। मैं कह दी ना, जितना भी आपको बुक के अंदर मटेरियल है, इसके अलावा आपको कहीं एनसीईआरटी नहीं मिलेगी। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और मैंने ऐड की है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर आज तक आपके सीडी इसमें ईवीएस में पूछे गए हैं, उनको मैं अपने दूसरे चैनल पर, मैंने फरमान सर से बोल दिया है, सीपी स्टडी पॉइंट पर उन सभी को करा देंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। जितने भी आप यहां पर पढ़ रहे हो इस एनसीईआरटी को देख लेना, सारे के सारे आपको वही मिलेंगे। पहले आप यहां पर वीडियो कंप्लीट करना, उसके बाद सीपी स्टडी पॉइंट को यूट्यूब पर सर्च करना, वहां पर फरमान सर आपको क्वेश्चन आंसर करा देंगे सारे 2011 से लेकर अभी तक के, जो आपके ईवीएस के अंदर पूछे गए हैं। देखो फ्रेंड्स, कुछ बच्चे बोलते थे जब मैं बोलता था कि सीटेट के लिए मैं आपके लिए अकेला आदमी काफी हूं, मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा आपका सीटेट का, आपका सिलेबस पूरा है। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैंने आप लोगों के लिए जोड़ दिए कि मैं इतनी चीज आपको दे दूंगा एग्जाम से पहले, इससे बाहर नहीं बन पाएगा आपका पेपर। इतना मटेरियल मैं आपको दे दूंगा, आपको इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं बोलता था आप लोगों के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद सीपी स्टडी पॉइंट पर आप लोग चले जाना, प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। लेकिन पहले वीडियो कंप्लीट करिए, अभी तो कुछ भी नहीं हुई, अभी तो शुरुआत हुई है, इतनी एनसीईआरटी आपको नहीं मिलेगी। अगला टॉपिक आपका फैमिली यानी परिवार से संबंधित। पहले बात करेंगे एकल परिवार की, ध्यान से सुनना। एकल परिवार में सिर्फ माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं बस, उनके अलावा और कोई नहीं होता। लेकिन जो संयुक्त परिवार होते हैं, माँ बाप और उनके बच्चों के अलावा बाकी जितने भी मेंबर होते हैं वो सब संयुक्त परिवार के अंदर आ जाते हैं, चाहे दादा दादी हो, चाचा चाची हो, माँ, ठीक है, बुआ वगैरह कोई भी हो, मतलब माँ बाप और उनके बच्चों के अलावा जो भी एक्स्ट्रा पर्सन जुड़ जाएगा तो आपका संयुक्त परिवार बन जाएगा। ठीक है, फैमिली का चैप्टर आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। आगे देखते हैं, एनसीईआरटी 2005 के अकॉर्डिंग क्लास 3rd से 5th तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया है। देखते हैं कौन सी 6 थीम है। अच्छा देखो, पिछली बार जो सीटेट का एग्जाम हुआ था, तो सीटेट के एग्जाम में मैंने जो अपने नोट्स दिए थे, तो आप सभी को पता है, जो पुराने बच्चे होंगे चाहे आप लोग कमेंट उठा के देख लेना, पूरे 15 में से 15 नंबर का आ गया उनके अंदर से। और लास्ट के टाइम पर, जैसे मैं अभी आपको वीडियो दे रहा हूं ना, ऐसी मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, उस वीडियो के अंदर मतलब कंप्लीट नहीं करा पाया था, नोट्स बहुत ज्यादा हो गए थे, उस वीडियो के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन बन गए थे। सेम वही वाला काम कर रहा हूं, क्योंकि जो आपका पेपर एनसीईआरटी से बनेगा वो आपका देख लेना इस वीडियो से बनेगा जो आपको दे रहा हूं। एनसीईआरटी की 6 थीम देख लो आप लोग।
ये आपको पता भी होगी। परिवार एवं मित्र, पानी, यात्रा यानी ट्रेवल, भोजन, आवास, हम चीजों को कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये 6 थीम है। कभी कभी एग्जामिनर 6 की 6 पूछ लेता है और कभी कभी इनमें से कोई एक पूछ लेता है। पिछले सीटेट में पूछी गई थी, तो मुझे लगता नहीं है शायद इस बार पूछे, लेकिन आपको ये याद होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बेस पर आप बाकी के भी आंसर दे सकते हो। बढ़ते हैं अब आपके अगले टॉपिक के ऊपर। अगला आपका मिड डे मील से संबंधित। मिड डे मील के बारे में जान लीजिए महत्वपूर्ण जानकारी। मध्याह्न भोजन, जिसको मिड डे मील कहा जाता है, स्कीम देश के 2408 ब्लॉक में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 में आरंभ की गई थी, शुरू की गई थी। वर्ष 1997 में यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया और वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केंद्र में पढ़ाने वाले बच्चों तक आपका करा दिया गया था। यह आपका मिड डे मील है। और मिड डे मील बेसिकली किसके लिए किया गया? बच्चों के लिए किया गया, कि बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण खाना मिल सके। इसलिए नहीं कि बच्चे गरीब है, नहीं, उनको गुणवत्तापूर्वक खाना देना चाहिए ताकि बच्चों का शारीरिक विकास भी हो सके। और इसको देख लेना, 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। मिड डे मील खत्म। अब देखते हैं ग्रेगर मेंडल का। ये भी आपके सीटेट में पूछे गए कई बार। ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब परिवार, किसान परिवार में 1822 में हुआ था। आगे देखते हैं। इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए। मटर के पौधों के कुछ गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज या तो मुलायम होगा या खुरदुरा, और इनमें निकली आगे पीढ़ी के बीजों में भी बीज या तो मुलायम होंगे या फिर खुरदुरे बीज का रास्ता कुछ नहीं होता। मैंने आपको सीट बी के अंदर पढ़ाई भी हुआ था। ग्रेगर मेंडल को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है आनुवांशिकता का जन्म। इसको आप लोग लिख लो, ठीक है। आनुवांशिकता का जनक किसको कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। अपना प्रयोग किस पर किया था? मटर के पौधों पर इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। आगे देखते हैं इनके अगले के बारे में। अगले आगे अल बिरूनी, इनके बारे में देखते हैं। 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अल बिरूनी। अल बिरूनी जिस देश से आए थे उनका नाम, उस देश का नाम है उज्बेकिस्तान। ये आपका कई बार सीटेट में पूछा गया है, ठीक है। उज्बेकिस्तान के निवासी थे। अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर पर वो जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। और ठीक है, इन्होंने हमारे देश के बारे में जो लिखा बेसिकली एक किताब के अंदर लिखा। तो चाहे तो आप लोग उस किताब का नाम लिख लेना, बहुत ही फेमस किताब है अल बिरूनी की। मैं आपको लिख देता हूं, उस किताब का नाम है, आप लोग लिख लीजिए, किताबुल हिंद। ठीक है, ये अल बिरूनी की किताब का नाम है। इस किताब के अंदर हमारे देश से संबंधित बहुत सी चीजें इन्होंने लिखी थी अल बिरूनी ने। आगे देखते हैं इनके बारे में। अल बिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर है। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियां की लंबी कतारें होती है। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बिरूनी की किताब से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। किताब का नाम बता दिया, किताबुल हिंद में आपको दिया हुआ है, ठीक है। अल बिरूनी आपके कंप्लीट। आगे आ गई आपकी कन्नम मल्लेश्वरी जी। इनके बारे में पढ़ते हैं कि एक वेट लिफ्टर है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश की ये रहने वाली है। ये 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती है और भारत के बाहर जो इन्होंने मेडल जीते हैं वो जीते 29 मेडल कन्नम मल्लेश्वरी जी ने जीते हैं। आगे देखते हैं बछेंद्री पाल, ठीक है, ये सब लेजेंडरी है। बछेंद्री पाल जी के बारे में पढ़ते हैं। और देखो एग्जाम में मैं बार बार बता रहा हूं, क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन पूछ देगा आपको बछेंद्री पाल स्लैश मार के इनके बारे में चीजें पूछ लेगा। अगर आपको सारी चीजें डिटेल में पता है तो आप लोग मात नहीं खाओगे। देखिए, बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी जहां वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब ये कुल 12 साल की थी। ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई थी, ठीक है। और इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली थी। इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे, ठीक है, जो इन्हें ज्ञान देते थे। ऐसे याद कर सकते हो आप। आगे देखते हैं इनके बारे में और महत्वपूर्ण पॉइंट सारे कंप्लीट कर दिए जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी और 23 मई को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम 8848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने रखा। इनके साथ एक और मेंबर भी गई थी। ये एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहां जगह नहीं थी। तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद अपना सिर झुकाया, झंडा फहराया और फिर वहां पर तस्वीरें ली। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं, इसको आप देख लीजिए। आगे देखते हैं चमकता सितारा गर्ल स्टार आ गई आपकी। इनके बारे में पढ़ते हैं।
सूर्यमणि एक चमकता सितारा है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहार पर अपने गीत गानों को गाए, उन्हें भूले ना और अपने पहनावों को चाव से पहने। ठीक है, अपने कल्चर से जुड़ा रहना चाहते, जोड़ने के लिए बोलती थी। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीजें बनाने की कला बच्चे भी सीखे। आगे जानते हैं और इसके बारे में महत्वपूर्ण, इनके बारे में महत्वपूर्ण चीजें। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपनी कुड़ुक भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़े। अभी मैंने आपको बताता हूं पर कुड़ुक भाषा कहा की है। यह सब तोरांग के अंदर में होता है और तोरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीजें जैसे बांसुरी, तरह तरीके के ढोल भी है। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उन्होंने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक सेंटर यानी केंद्र खोला, और जो उसने इस जगह का नाम रखा था वो रखा था तोरांग। और कुड़ुक भाषा में तोरांग को क्या कहते हैं, जंगल बोला जाता है कुड़ुक को। ठीक है, तोरांग का मतलब होता है जंगल। खत्म आपका ये चमकता सितारा। अब बात करेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में। सुनीता विलियम्स 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया। वे सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली पहली महिला थी। सुनीता विलियम्स के अनुभव शेयर करते हैं जो उनके स्पेसशिप के अंदर थे, कैसे कैसे उन्होंने अपने अनुभव बताए थे। वहां एक जगह बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे। पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बनकर फ्लोट करता था। ठीक है, आगे देखते हैं। चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था। ये अपने एक्सपीरियंस बता रही है कि स्पेस के अंदर कैसा होता है। और कागज गीला करना पड़ता था। वहां कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े ही रहते थे। वहां टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। वे चांद पर 1969 में गए थे। आगे देखते हैं, ये आपका खत्म। अगला पॉइंट आपका, भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है। ये आपका इससे संबंधित नहीं है, अगला पॉइंट है। इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष में उल्टे हैं। ठीक है, ये खत्म आपका। अब देखिए, अब आ गए आपके सारे महत्वपूर्ण राज्य है। एक एक राज्य आपको एक एक नंबर दिलाएगा। जितने भी महत्वपूर्ण राज्य है उनसे संबंधित मैंने सारी चीजें बता रहा हूं। एक एक राज्य आपको एक एक नंबर दिलाता चला जाएगा। अब ध्यान से देखते जाइए। पहले नंबर पर है केरल। इनके बारे में देखते हैं, केरल के बारे में सारी जानकारियां। केरल में टेपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल होता है जिसे केरल के लोग उबालकर खाते हैं। वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है और केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं केरल के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी। मलयालम में मां की बड़ी बहन को वलियम्मा और नानी को अम्मू अम्मा कहते हैं। चाचा को चिटप्पन और चाची को कुंजम्मा कहते हैं और पिता को अप्पा कहते हैं। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता था। केरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं और कथकली नृत्य केरल में भी होता है। बताओ कथक कहाँ का होगा, कथकली केरल का, तो कथक कहाँ का होगा। आगे महत्वपूर्ण नृत्य भी मैं आपको कराऊंगा वीडियो के आगे। ठीक है, यह केलों के फल से, यहाँ केलों के फल से सब्जी बनाई जाती है। केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं। ये आपका पूछा गया ना सीटेट में, नारियल के पेड़ सबसे अधिक कहाँ मिलते हैं, तो केरल आपका दिया हुआ था। आगे देखते हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक है और इसकी राजधानी, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है आपकी। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं और कोजियोड केरल में है। मल्लापुरम जिला भी आपका केरल में है। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश है। फ्रेंड्स, एक काम करना, जो आपके जैसे राज्य पूछे जाते हैं ना, तो मैप वाली वीडियो मेरी जरूर देख लेना। आपका जरूर आता है वो 1 नंबर का, 1 से 2 नंबर भी पूछे जाते हैं। उस वीडियो को देख लेना, आपका मैप का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैंने तो अपने स्टूडेंट को बार बार बताता हूं, अपने मोबाइल फोन में 31 जनवरी तक मैप की फोटो लगा के रखो, आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपकी ईवीएस की पेडागोजी कंप्लीट करा चुका हूं मैराथन के माध्यम से। सीडीपी मैंने कंप्लीट करा दी, मैराथन ले दी। हिंदी कंप्लीट करा दी। मैथ्स मैंने आपकी मैराथन कंप्लीट करा दी। यूट्यूब पर आप सर्च मार लेना, जितनी भी सारी मैराथन क्लास है, सीटेट मैराथन क्लास लिखकर और साथ में मेरा नाम लिख देना सचिन, आपको मेरी सारी मैराथन क्लास मिल जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा मैंने सीटेट 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। मेरी उन सभी वीडियो को लास्ट में आप लोग देख के जरूर चले जाना। बहुत ही छोटी छोटी वीडियो है, एक बार में कंसेप्ट आपके माइंड में फिट हो जाएगा, आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी वो। अगला स्टेट आ गया आपका असम। असम के बारे में पढ़ते हैं कि असम में घर जमीन से 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं। ऊंचाई में बनाने की वजह होती है भारी बारिश। जैसे यहाँ पर भारी बारिश होगी तो इसलिए ऊंचाई पर बनाते हैं। ये बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। ठीक है, और असम से आगे मेघालय में तो पूछो मत, वहां पे भी और होती है, बहुत ठंडा इलाका होता है।
मैंने आप बार बार रिपीट करता हूं, मेरी केंद्रीय विद्यालय की जॉब भी कहाँ लगी थी? असम के अंदर लगी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो असम में। तो इसलिए मुझे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट होते हैं वैसे तो घूमने का बहुत ही कम मौका मिलता है कि दूसरे स्टेट में इतनी दूर घूम आए, लेकिन जॉब के माध्यम से देखने को मिल जाता है। और बेसिकली केंद्रीय विद्यालय संगठन में तो जब आपको जॉब मिलेगी दूर दूर स्टेट में आपको डाला जाएगा, ठीक है। तो इसी बहाने घूमने को मिल जाता है। सबसे बढ़िया माध्यम है केंद्रीय विद्यालय संगठन, अगर आप लोग बाहर जॉब करना चाहते हो दूसरे स्टेट में। आगे देखते हैं, यह बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है आपके असम के अंदर। आगे देखते हैं, अगला आ गया आपका बिहू। बिहू के बारे में देख लीजिए क्या है। फ्रेंड्स एक बात और, आप लोग देखो मैं बार बार कहता हूं, आप लोग सीटेट को इतना ज्यादा प्रेशर लेते हो सीटेट का तो आपको कोई एग्जाम बड़ा ही नहीं है। असली लड़ाई आपकी आगे जो आपकी वैकेंसी निकलेगी, जैसे मान लीजिए आपकी केवीएस की निकले, सुपर टेट निकले, DSSS की निकले, यहां पर आपका कंपटीशन है। यहां पर लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन निकलते कितने? 1-2 हजार बच्चे निकलते हैं। तो सीटेट से इतना मत घबराओ, इसको तो पास करो और डिजी लॉकर में फेंको, आगे के लिए तैयारी करो अपनी, ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है। आगे बात करते हैं बिहू के बारे में। बिहू का नृत्य है भैया आपका असम का ही है, अभी अब कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा और द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थायी छप्पर बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं, और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म होती है, असम वाले लोग जानते होंगे इनके बारे में, ठीक है, जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। हो गया आपका बिहू। आगे देखते हैं बिहू के बारे में और जानकारी, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है बिहू कई बार। बिहू त्योहार चावल की नई फसल कटने पर असम में मनाया जाता है। आगे ना मैंने अभी आपको बताया था। भेला घर घास और बांस से बनाया जाता है। कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे तथा उसे केलों के पत्तों से ढक देंगे, और थोड़ी देर बाद चावल तैयार हो जाएगा आपका। असम वालों सही बताओ, ऐसे ही बनता है ना? इसका मतलब एनसीईआरटी वालों ने आपको सही बना के दिया है, इसी तरीके से बनाते हो आप या दूसरे तरीके से बनाते हो? औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती है और लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती है। भात सुक्तो चावल और रस्से वाली सब्जी को कहते हैं असम के अंदर। आपका असम कंप्लीट, असम से संबंधित कोई भी पॉइंट आपका एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। अगला आ गया आपका अबू धाबी। अबू धाबी के बारे में पढ़ते हैं। यह देश रेगिस्तानी इलाके में है, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ पानी बहुत कीमती है, पानी होता ही नहीं है इसलिए वहां कीमती है, ठीक है। तेल ज्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि ना तो यहाँ वर्षा होती है और ना ही नदियां है, ना झील है, ना तालाब है। फिर भी देख लो कितना संपन्न देश बन गया है अबू धाबी। आप कभी इसके बारे में पढ़ोगे डिटेल में तो आपको देखना ना कितनी हैरानी होगी देखकर कि अबू धाबी में पानी ना होने के बावजूद, संसाधन इतने ना होने के बावजूद कितनी तरक्की की है। यहाँ रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है। यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। अबू धाबी की करेंसी दिरहम है और अबू धाबी में रेत के पहाड़ या रेत के टीले पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब जितनी भी चीजें है ना, एक एक लाइन, ये सभी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछी गई है आज तक जितने भी एग्जाम हुए, और आगे जितने भी होंगे एनसीईआरटी में इसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मेरी एक वीडियो सफिशिएंट आप लोगों के लिए, इससे बाहर मत पढ़ना, पूरी भरोसे के साथ मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है। इतना आपको मेटेरियल आज मैं आपको देने वाला हूं। आगे देखते हैं, अगला स्टेट है बिहार। बिहार में मधुबनी नामक जिला है। यहाँ त्योहार एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर और आंगन में कई तरीके के चित्र बनाते हैं। जैसे आप दो लोग देख रहे हो, ये जैसे ड्राइंग की गई है। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। यह आपका सीटेट में कई बार आया है। आगे देखते हैं, चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियों आदि जीव जंतु एक साथ बनाए जाते हैं, ठीक है। और अब तो ये इतनी फेमस हो गई है पूरी दुनिया में, इस चित्रकला का नाम हो गया है, ठीक है। लोग दूर दूर से देखने आते हैं। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम इस जिले के नाम पर भी रखा गया है, ठीक है, जो मधुबनी जिला है बिहार के अंदर। अगला देखते हैं, अगला स्टेट आ गया आपका लद्दाख। मैं बता रहा हूं एक एक स्टेट आपको एक एक नंबर दिला देगा, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ते जाइए डिटेल में। लद्दाख के बारे में देखते हैं। लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान यानी कोल्ड डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थर के होते हैं जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है। दीवार मिट्टी होती है, दीवार मिट्टी की, और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। यहाँ कम बारिश होती है, या पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, और लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग होता है, जैसा आप लोग देख सकते हो। आगे देखते हैं लद्दाख के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी। मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाने में मदद करता है। ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। जब ज्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती।
गर्मी के मौसम में ये लोग फल सुखा लेते हैं और सर्दियों में इनका फिर इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख क्षेत्र भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है, कोल्ड डिजर्ट के नाम से लद्दाख को जाना जाता है। आपका लद्दाख कंप्लीट हो गया। जो बच्चे पूछ रहे हैं आपकी बाकी की मैराथन नहीं आएगी, बाकी की सभी मैराथन आएगी। मैंने आपको बताया ना, आज आपकी ईवीएस खत्म है, उसके बाद आपकी सोशल साइंस और उसके बाद साइंस की, ऐसी ही मैं आपकी ईवीएस कंप्लीट करा, वो एनसीईआरटी कंप्लीट करा दूंगा। कोई बुक मत परचेज करना, कुछ भी वीडियो मत देखना, अलग से कहीं से भी कुछ मत ढूंढना। जितना वीडियो में कंटेंट दे रहा हूं, इससे बाहर आपका कंटेंट कहीं नहीं मिल पाएगा आपको इतना, ठीक है। तो इसलिए तैयार रहे सोशल साइंस और साइंस की मैराथन के लिए भी आप लोग। लेकिन आज ये मैं आपको कंप्लीट करा दूं। आगे बढ़ते हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर होते हैं और हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ते हैं। लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहां देखने को मिलते हैं। श्रीनगर से लद्दाख जाते हुए कारगिल रास्ते में पड़ता है, यहां संकरे रास्ते होते हैं। पहाड़ी इलाकों में नायलॉन का टेंट इस्तेमाल किया जाता है। लद्दाख में जूले जूले का मतलब होता है वेलकम। वहां के लोग जब आप जाओगे तो करेंगे जूले जूले, तो वो बोलते हैं बेसिकली कि वेलकम आप लोग का। आगे देखते हैं। ट्रोली यानी लकड़ी से बने झूले का इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए किया जाता है। और सिकिट पोपुल लद्दाख का एक गांव है। तो लद्दाख से संबंधित जितनी भी जानकारी थी सभी आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। मैथ्स की मैंने मैराथन क्लास डाल दी है, चाहे आपकी पेडागोजी हो चाहे आपकी न्यूमेरिकल हो, आप लोग देख लेना। मैंने आपको बताया ना, आप यूट्यूब पे सर्च मारना सीटेट मैराथन क्लास, ठीक है। उसके बाद मेरा नाम लिख देना, मेरा नाम जरूर लिख देना, आपको अपनी सभी सब्जेक्ट की मिल जाएगी। चाहे आप सीडीपी डालना, चाहे आप ईवीएस डालना, चाहे आप लोग मैथ्स डालना, ठीक है। और उसके बाद इंग्लिश और आपकी संस्कृत डालनी बाकी है मैराथन क्लास, इसको मैं जल्दी कंप्लीट करूंगा। मैंने कहा था लास्ट के दिन आप मुझे दे देना कुछ, लास्ट के दिन मेरे है, बाकी आप लोग अपना फिर एंजॉय करना खूब। लास्ट के दिन मुझे दे दो आप अपने। अगला स्टेट है राजस्थान। राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और इनकी छत कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। राजस्थान में टैंक को टंका भी कहते हैं। अपने आंगन में जमीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों का ढाल बनाते हैं, जिससे कि बारिश का सारा पानी इन टैंकों में जा गिरे और बाद में इसे छालकर उपयोग में लाते हैं, ठीक है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है राजस्थान के अंदर। और टेकला गांव 1600 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान के जालपर्तन या झलवार में है। अब जो राजस्थान वाले हैं उन्हें तो ये सब चीजें पता होंगी, लेकिन जो राजस्थान वाले नहीं है और जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो लोग छोड़ दोगे आप लोग। तो इसलिए सभी जितने भी स्टेट है जिनके बारे में चीजें डिटेल में बता रहा हूं, इनको कंप्लीट करते जाओ। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हुए थे। एक और आंदोलन हुआ था आपका पेड़ों से जुड़ा हुआ, आपका आंदोलन था बती, जो उसका उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। चिपको आंदोलन हुआ था। बताओ उसकी अगुवाई किसने करी थी आपकी, कमेंट बॉक्स में जानना है। सीटेट में वो भी आपका पूछा हुआ था। आगे कहा गया, आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ और जानवरों के प्रति संवेदनशील है और इनकी रक्षा करते हैं। जो बिश्नोई समाज है, यह शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है। सलमान खान ने शिकार कर लिया था काले हिरन का, उसकी सजा उनको भुगतनी पड़ रही है अभी तक, ठीक है। क्योंकि बिश्नोई समाज बहुत ही सेंसिटिव होता है। अपने घर के अंदर ये जो जानवर होते हैं अपने बच्चों की तरह पालते हैं उनको, ठीक है, इतना प्यार करते हैं। आगे देखते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह गांव हरा भरा है। यह जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। आगे देखते हैं। खेजड़ी गांव में खेजड़ी पेड़ पाए जाते हैं। यह आपका देखो सीटेट में पूछा गया था। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती खेजड़ी पेड़ को। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है। इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता। इसकी फलियों से सब्जी बनती है और पत्तियों को वहां रहने वाले जानवर खा जाते हैं। खेजड़ी पेड़ के बारे में सारी चीज आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। राजस्थान आपका कंप्लीट। अब आपके बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश के बारे में देखिए, पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश में, और इस जिलों के अधिकतर लोग बुनकर है, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली व कलमकारी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पोचमपल्ली जो कलमकारी है इस जिले के ऊपर रखिए, जो आपका आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। नल्लामड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर है और मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने में मदद की जाती है। और आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। आपका आंध्र प्रदेश कंप्लीट। आगे देखिए, आगे आगे आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए, स्टेट इतना बड़ा है लेकिन पॉइंट इतने कम दिए हुए। क्या करे भाई, जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है उतना ही तो मैं आपको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। और कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ऊपर अभी आपको क्या बताया था, कथकली, और ये आपका कथक, कंफ्यूज मत हो जाना दोनों में।
उत्तर प्रदेश कंप्लीट। अब बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहां फूल ही फूल होते हैं, या फूलों की घाटी कहलाती है। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं, तो कहीं पत्थरों के बीच सफेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी है, और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नील फूल दिखाई देते हैं। इस घाटी में इतने सारे फूल साल में ही कुछ हफ्तों के लिए खिल जाते हैं। तो उत्तराखंड से संबंधित जितनी जानकारी थी फूलों की घाटी की, आपका बहुत सारा बच्चों का आता था, सब मैंने आपको कंप्लीट करा दी। ठीक है, वेरी गुड। सुंदरलाल बहुगुणा थे आपके चिपको आंदोलन के, जो उत्तराखंड में जिन्होंने अगुवाई की थी। वेरी गुड भाई, आपको इसका मतलब चीज आपको पता है। आगे बात करते हैं मनाली की। मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है, और यहाँ घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें ढालू होती है। ठीक है, कैसे फोटो नहीं ली वरना दिखाता है, ऐसे होती है। आगे देखते हैं श्रीनगर के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग जितना हो सके शेयर कर देना अपने यार दोस्त के पास में, क्योंकि मैं चाहता हूं जितनी भी मेरी ये वीडियो है ये आपके सभी यार दोस्त के पास पहुंच जाए, ताकि उन बेचारों को इधर उधर नहीं भगना पड़े एनसीईआरटी के ऊपर। क्योंकि मैं देखता हूं बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ने के लिए नहीं मिल पाती, कोई इतना कंटेंट ही नहीं दे पाता उसको कंप्लीट करा जाए। तो उनको बोल देना कि भाई ले वाली वीडियो ले इससे 12 एनसीईआरटी नहीं जाएगी, पूरा निचोड़ है इसके अंदर। कुछ और पढ़ना पढ़ या मत पढ़, लेकिन इसको कर लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा आपका पेपर एनसीईआरटी का। ठीक है, आगे देखते हैं श्रीनगर। चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग करते जाना, क्योंकि इसके बाद आपकी महामैराथन क्लास और आने वाली है, सोशल साइंस और आपकी संस्कृत और इंग्लिश की। श्रीनगर के बारे में पढ़ते हैं। श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में, कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वत पर और कुछ पत्थरों में होते हैं, और इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। हाउस बोट यह 80 फीट तक लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट तक चौड़ी होती है। डोंगा, ये नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं। जब आप लोग जाओगे इस डोंगा में, जब आपको देखने को मिलेगा, और ये अंदर से एक घर की तरह लगती है, बहुत सारे कमरे होते हैं इसके अंदर। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं, और इसके छत पर जो डिजाइन होता है उसको बोला जाता है खत्म बंद। ठीक है, ध्यान से देखिए। कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बनते हैं और ढलान वाली छतें होती है। कुछ पुराने घर में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती है जो दीवारों पर निकली होती है, जिन्हें डैब कहा जाता है। इनमें सुंदर डिजाइन बना होता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपका कुछ पुराने घर पत्थरों के बने हुए हैं, और कुछ ईंटें और लकड़ी के भी है। दरवाजे और लकड़ियों में सुंदर मेहराब है। शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। आगे देखते हैं इसके बारे में और सभी चीजें। देखिए फ्रेंड्स, खुद बताइए, जितनी चीजें मैं डाल रहा हूं इतना मेटेरियल आपको मिला होगा? नहीं मिला होगा, सारा कंप्लीट इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, और गोवा में नारियल के तेल में। ये आपका सीटेट में पूछा गया था ना। कहवा कश्मीर की एक खास किस्म की चाय है, और जो उर्दू होती है, डोंगरी कश्मीर की भाषा है, उर्दू डोंगरी। ठीक है, डोंगरी बोला जाता है। आगे देखते हैं, अगला स्टेट है मुंबई। मुंबई के बारे में देखते हैं। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। एक एक स्टेट आपको एक एक नंबर दिलाता जा रहा है, और चीजें डिटेल में इनको बताई हुई है मैंने। इनको हो सके तो नोट डाउन कर लेना, या उन्होंने वीडियो को सेव कर लेना, जो मैंने आप बता रहा हूं इस वीडियो को देखना, बस और कुछ नहीं। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गुजरात राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र में जाना पड़ता है। दिल्ली से मुंबई 1400 किलोमीटर दूर है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है, और पहली बार 16 अप्रैल 1953 को मुंबई से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी। नागपांडा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल भी आपके टीम जो है मुंबई के अंदर है। आगे देखते हैं मुंबई के बारे में और महत्वपूर्ण चीजें। सोलापुर मुंबई में है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। कफ परेड मुंबई में है। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में, जिसका नाम मुस्तफा खान के कोच के नाम पर पड़ा गया। सहजन के फूलों के पकोड़े महाराष्ट्र के अंदर खाए जाते हैं। वर्ली एक पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। ठीक है, जो वर्ली नामक है आपका। देखते हैं आगे। अगला स्टेट आपका मिजोरम। मिजोरम आपका कि मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं, और यहाँ की मुख्य फसल है चावल। यहाँ खेती की लॉटरी निकाली जाती है, और जमीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं, और झूम खेती मिजोरम के अंदर होती है। आपका मिजोरम कंप्लीट। आगे देखते हैं। अगला स्टेट आपका कर्नाटक। कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है, और आपका बेलवनी का गांव कर्नाटक के अंदर है। होलगुंडी गांव कर्नाटक में, और बच्चों की पंचायत बीमा संघ होलगुंडी गांव के अंदर है। ये आपका कर्नाटक का कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक सेकंड में भी थोड़ा सा पैर को सीधा कर लेता हूं, आज दर्द हो जाएगा वरना, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी बनने वाली है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं।
अगला देखते हैं भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात करते हैं। एक नंबर का कोई ना कोई वन्य जीव अभ्यारण्य आपको देखने को मिल जाएगा, इनको ध्यान से देख लीजिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका उत्तराखंड के अंदर, और जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यह बाघों की बहुत अधिक आबादी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, अगला आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका गुजरात के अंदर, और गिर वन रक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है जो एशियाई बब्बर क्षेत्र के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। इतना भी ध्यान रख लोगे, आपके शेरों के लिए, बाघ के लिए ये फेमस है गुजरात के अंदर, इतना सफिशियंट है आप लोगों के लिए। अगला आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं सबसे समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध आपका। आगे देखते हैं, आप लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ, उसको 480 पर देखो, आपको वीडियो क्लियर दिखेगी, ठीक है। आपको वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए। अगला आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है, जिसे नीलगिरी जीव मंडल रिजर्व के नाम से जाना जाता है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में, देखो प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना देखो 1973 में हुई थी। ये आपके टेट के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, चाहे आपका यूपी टेट हो, आपका एमपी टेट हो, जितने भी टेट हो आपका, ठीक है। तो इसके रूप में इसे स्थापित किया गया था 1973 में। अगला आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका असम के अंदर, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों की सबसे अधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका असम के अंदर। इस राष्ट्रीय पार्क को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। बेसिकली सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडे के लिए आपका पूछा जाता है। आगे देखते हैं, अगला आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका मध्य प्रदेश में, और बांधवगढ़ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश के अंदर ही है, ठीक है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, और बांधवगढ़ अभ्यारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं बाकी की ओर, जो आपके लिए जानना जरूरी है। देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बेटन अंडमान निकोबार में है। देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमिस लद्दाख में है। यह भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। पहला बाघ अभ्यारण्य सरिस्का है जो राजस्थान में है। भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, जो मैंने आपको अभी बताया। देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर है जो आंध्र प्रदेश में। आगे देखते हैं, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में है, और भारत में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार के अंदर है। सभी कंप्लीट हो गए आपके अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। एक नंबर का महत्वपूर्ण दिवस आपके एग्जाम के देखने को अंदर मिलता है, चाहे आपका सीटेट का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। इनको देख लीजिए, बस यही आपको याद करने हैं। आपके पर्यावरण से संबंधित आपके सभी महत्वपूर्ण उद्यान है, इसके अंदर आपको और कुछ नहीं पढ़ना। देखिए, साथ के साथ आपकी रिवीजन भी होती जा रही है। ये वन्य जीव संरक्षण दिवस 3 मार्च को मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व आधारित दिवस 2 फरवरी को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। आगे देखते हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 से 15 मई को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। मुझे बताओ 2020 की जैव विविधता की थीम क्या थी, ठीक है, बताओ। देखता आपको थीम के बारे में पता है या नहीं पता। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। ओजोन परत दिवस आपका 16 सितंबर को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को। विश्व प्रकृति दिवस आपका 3 अक्टूबर को, ठीक है। मैंने कहा था ना, सभी कंप्लीट करा दूंगा आपके। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को। विश्व वन्य प्राणी सप्ताह अक्टूबर का पहला सप्ताह। विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को, और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है जो आपके पर्यावरण अध्ययन से संबंधित पूछे जाते हैं, सभी कंप्लीट करा दिए। अब देख लेना, एग्जामिनर पूछ के दिखा दे इन सवाल आपका, जो देख भी लेगा, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। भाई जो पूछ रहे हैं, ये मैंने जो बनाया हुआ है हिंदी के अंदर अभी बनाया हुआ है। मैंने बताया ना, जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं उसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाए हुए, क्योंकि मुझे इसके अंदर इमेज भी लेनी थी, फोटो लेनी थी, इसके माध्यम से आपको समझाना था। हिंदी इंग्लिश में करता तो बहुत दिक्कत हो जाती, ठीक है। तो आप लोग नोट्स के अंदर वो चीज देख सकते हो। अगला देखते हैं महत्वपूर्ण नृत्य। 1 नंबर का नृत्य आपको पूछा जाता है। घूमर होता है राजस्थान का, भांगड़ा होता है पंजाब का, लावनी होता है महाराष्ट्र का, चोंग होता है नागालैंड का। जितने भी महत्वपूर्ण है सभी के बारे में देख लेते हैं अभी। ओडिसी होता है आपका उड़ीसा का। बिहू होता है आपका असम का, ऊपर मैंने आपको भी बताया बिहू के बारे में। मिखोटा होता है आपका अरुणाचल प्रदेश। कथकली केरल,
और कत्थक कहाँ उत्तर प्रदेश का, छऊ झारखंड, गढ़वाली उत्तराखंड, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है, आपने देखा ना सीटेट के एग्जाम में पूछे गए। अगला देखते हैं, रासलीला उत्तर प्रदेश, कत्थक उत्तर प्रदेश, यक्षगान कर्नाटक और गरबा गुजरात का। सभी आपके कंप्लीट हो गए जितने भी महत्वपूर्ण आपके नृत्य थे। चलिए अब बात करते हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संगठन की। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। पहले बात करेंगे IUCN, जिसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है अभी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, और पशुओं एवं पशुओं को लुप्त होने से रोकना एवं प्राकृतिक क्षेत्रों की नष्ट होने से बचाना ही IUCN का मुख्य कार्य होता है। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और इस काम में आता है, बस इतना जान लीजिए। WWF, इसकी कभी कभी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है, वो वाली मत कर देना, फाइट वाली। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। यह पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। अगला आपका UNEP, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका मुख्यालय नैरोबी यानी केन्या में। विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रमों और संगठन के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखाओं के निर्माण हेतु इसका गठन किया गया है। वेरी गुड, 2020 की थीम सही बताई है भैया आपने, जैव विविधता की। ठीक है, आपने सही बताई है, वेरी गुड। इसका मतलब तैयारी बहुत सही चल रही है आपकी। IPCC, इसकी देख लो, इसका कार्य मानवीय गतिविधियों से जलवायु परिवर्तन के खतरों का मूल्यांकन यानी उनका इवोल्यूशन करना है IPCC का। पृथ्वी सम्मेलन, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, पृथ्वी सम्मेलन जो समिट हुई थी, अर्थ समिट हुई थी 1992 में, तो इसका आयोजन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1992 में ब्राजील के शहर रियो डे जिनोरिया में किया गया था, इसलिए इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, अर्थ समिट को। ठीक है, कंप्लीट आपकी। आप बात करते हैं, अब बात करते हैं ट्रॉली, ये आपका ट्रेवल से संबंधित है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ट्रॉली यह लकड़ी से बना एक झूला होता है, यह लोहे की रस्सी पर टंगा होता है, जो पुल की मदद से रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इस पर बैठ सकते हैं। ठीक है, ट्रॉली के बारे में कंप्लीट। आगे देखते हैं, अगला आपका ऊंट गाड़ी। ठीक है, यह एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए राजस्थान में ऊंट गाड़ी का प्रयोग होता है। जुगाड़, यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखता है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बना होता है। ये सब चीज हमारे देश के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी, इस तरीके के जुगाड़। बैलगाड़ी आप लोग सभी परिचित हो कि मैदानी इलाकों में, गांव में प्रयोग किया जाता है। ये सभी जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई थी मैंने कंप्लीट करा दी। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की वीडियो के अंदर जितनी भी आपकी एनसीईआरटी थी वो आपकी सारी आज कंप्लीट हो गई। उसके बाद प्रीवियस, अब आप लोग ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बात करने वाला हूं। आज आपकी कंप्लीट हो गई एनसीईआरटी, इससे बाहर आपकी एनसीईआरटी नहीं आएगी। अब प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है 2011 से अभी तक के, वो सीपी स्टडी पॉइंट पर फरमान सर उसकी वीडियो अभी डालने वाले हैं, तो आप लोग वहां पर जाकर देख लेना, चैनल को सर्च मार लेना यूट्यूब में सीपी स्टडी पॉइंट के नाम से, और वो प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। इससे देखो आपको फायदा क्या होगा, आज आपकी मैंने एनसीईआरटी कंप्लीट करा दी, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोग अभी देख लोगे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके माइंड में बिल्कुल एकदम ये फिट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कर लेना उसको। और नेक्स्ट मैराथन क्लास जो आपकी आएगी वो आएगी सोशल साइंस यानी SST, उसके बाद साइंस की भी आपकी ऐसी मैराथन क्लास रखूंगा, इनकी पूरी एनसीईआरटी अपने चैनल पर डाल दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये दोनों चैनल आपके लिए सफिशिएंट है पूरा कराने के लिए। ठीक है, और उसके अलावा इंग्लिश और आपकी संस्कृत की मैराथन क्लास जल्दी ही डालने वाला हूं, तो पूरा कंप्लीट करा दूंगा मैं अपने यूट्यूब चैनल पर, इसलिए चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए आप लोग सीपी स्टडी पॉइंट पर जाके देख लीजिए, उसको सर्च कर लेना। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के अंदर आपका पूरा मटेरियल मैंने आपको दे दिया है। देखिए बिना थके बिना रुके मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की है, तो इसको वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। ठीक है, और अपने यार दोस्तों को बोल देना कि आपके लिए सफिशिएंट है मटेरियल। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सब आप लोगों के लिए मेहनत है। 31 जनवरी तक आप लोगों के साथ में खड़ा हूं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए एग्जाम से, तो डरिए मत बिल्कुल, इसका सामना करिए और इसको उड़ाइए। उसके बाद जो वैकेंसी निकलेगी उसके लिए फिर हम तैयारी करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब कल मिलेंगे किसी दूसरे सब्जेक्ट की महामैराथन के साथ, तो तब तक अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना। गुड नाइट, टेक केयर। सीपी स्टडी पॉइंट पर चले जाना, मेरे चैनल और इस चैनल को दोनों को सब्सक्राइब कर लेना, पूरा मटेरियल आपको इन दोनों चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू।